जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और सारे साथियों का स्वागत है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 16 पर। लगभग आधी यात्रा खत्म करने की तरफ हम साथी चल चुके हैं। बहुत जल्दी हमारे 20 प्रैक्टिस सेशन इसी वीक में हो जाएंगे। क्या आप सब लोगों का रिवीजन एक ज़बरदस्त मोड पर है? एक बार थम्स अप करके बताएं और मुझे विश्वास दिलाएं कि मैं एक जीवंत छात्रों को पढ़ा रहा हूं जो जानते हैं कि जीएस में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ना, अच्छे कंटेंट को तैयार करना और उसको बार बार रिवाइज करना। यही एक बेहतर स्कीम है। बाकी इस दुनिया में और कोई योजना ऐसी नहीं है जो आपको बेहतरीन बना सके। तो उम्मीद करूंगा आप सब उस तरह की मेहनत करते होंगे। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को शुरू करने से पहले 15 के दोस्त 5 प्रश्नों के जवाब देंगे और वही एक स्कोर की उम्मीद आपसे हमेशा बताएंगे जी। मार्गी विजय कुमार का संबंध, मार्ग में विजय की क्या सुनाई गई? कथा, कथा ही सुनाई गई आपका, और उनकी कली सुनाई गई, कथ कली। ठीक है। पन्नालाल घोष का संबंध किससे है दोस्त? फ्लूट से है, बांसुरी से है। किससे है? बांसुरी से इनका संबंध है। वैरामुड़ी उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है आपका? क्या बोलेंगे? मुंडी से याद रखेंगे, नाटक वर्ड कर्नाटक। ठीक है। 1969 में लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन बने थे? राम सुभग सिंह बने थे। कौन बने थे? राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह बने थे। और सौरमंडल का साथी सबसे गर्म ग्रह कौन सा है आपका? हम कहेंगे वीनस है, शुक्र है। उसके लोह ऑक्साइड के कारण उस पर जो आयरन ऑक्साइड मिलता है। तो एक बार स्कोर सारे साथी बताएंगे, देखेंगे जी। सागर, सग्रिता, प्रियंका 3, प्रोफेसर हब 3 पर हैं, बलवंत कुमार आपका साथी 4 पर, मयंक 5, विपिन कुमार 5, निंजा 5 निंजा टेक्निक का उपयोग करते हुए, नम्मू गर्ल 5 पर आपका, खुशी 4 पर है, महाकाल के दीवाने 1 पर रह गए हैं साथी। ऐसा ना करो भाई। विपिन साहू, अभिषेक गुर्जर 4 पर, सुमन सिंह 4 पर हैं साथी, अरुण गौतम 4 पर हैं आपका, मोनिका यादव 5 पर हैं। सारे साथियों का स्वागत है। ठीक है। तो तैयार हो जाइए आज के प्रैक्टिस सेशन के लिए। बहुत अच्छे से नोट्स साथी बनाना। ठीक है। और हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है दृक पंचांग। दृक पंचांग समझते हैं? हिंदी पंचांग। हिंदी पंचांग में भी साथी 12 महीने होते हैं। मैंने आपको बताया था पहला महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना फागुन होता है। तो महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पक्ष के एकम, एकम का मतलब है कि पहली तारीख को, जिसको हम साथी प्रतिपदा के नाम से भी जानते हैं, या आषाढ़ महीने में, या माघ के महीने में, या फागुन में। तो याद रख लेना, महाशिवरात्रि आपका फाग महीने में मनाई जाती है। क्या बोलेंगे? महाशिवरात्रि आपका साथी किसमें? माघ के महीने में मनाई जाती है। ऐसे ही साथी यहाँ पर हम बात करें आपका अन्य हिंदू त्योहारों की, मैं बात करता हूँ जो बार बार पूछता है एसएससी। क्या बोलेंगे? होली कब मनाई जाती है? आप मुझे बताना होली कब मनाई जाती है साथी। आप मुझे बताना दिवाली कब मनाई जाती है साथी। दिवाली किस हिंदू महीने, हिंदी कैलेंडर के महीने के अनुसार मनाई जाती है। करवा चौथ साथी कब मनाई जाती है? करवा चौथ कब मनाई जाती है आपका? राम नवमी कब मनाई जाती है? राम नवमी कब मनाई जाती है? राम नवमी बताएंगे आपका। एक हनुमान जयंती आप मुझे बताओ, हनुमान जयंती साथी कब मनाई जाती है? ये पूछे जाते हैं हिंदू त्योहार और हिंदू महीने। ठीक है। आपके क्या बोलेंगे? आपका हनुमान जयंती कब साथी? बसंत पंचमी बताएंगे। बसंत पंचमी को कब सेलिब्रेट किया जाता है? बसंत पंचमी आपका। रक्षाबंधन बताओ। और बाकी के 3 इकट्ठे एक साथ कौन कौन से हैं? एक तो साथी नवरात्र है। ठीक है। नवरात्र जिसको हम कहते हैं। एक साथी आपका नव के बाद में 10 यानी कि दशहरा है। और दशहरा के बाद में साथी आपका दुर्गा पूजा है। क्या बोलेंगे? दुर्गा पूजा को कब मनाया जाता है ये बताएंगे। तो होली सारे साथियों से उम्मीद करूंगा कि होली के बारे में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होली पे क्या होता है? लग जाता है। और लग से क्या है? लगुन। लगुन कौन सा है? फागुन माह की पूर्णिमा को। क्या बोलेंगे? फागुन माह की पूर्णिमा को जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। ठीक है। दीपावली कब मनेगी साथी आपका? दीपावली में आप कार तक नहीं जा सकते क्योंकि कोई ना कोई बम फोड़ देगा। कार्तिक की अमावस्या को। कौन सा? कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। करवा चौथ की साथी हम बात करें, महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, ये कार्तिक महीने में ही मनाया जाता है।
ठीक है। कार्तिक पे पति, करवा चौथ पर पति कैसे आया, क्या बोलेंगे भैया, कारतक गया और फिर आया, ठीक है, चलनी में मुंह देखने के लिए। चौथ है तो चतुर्थी डेट को मनाई जाएगी। राम नवमी और हनुमान जयंती दोनों के दोनों चैत्र महीने में मनाया जाता है। मैंने बताया ना, जो हनुमान जी के भक्त हैं वो चैट नहीं करते किसी से, चैत्र चैत्र आपका। अच्छा, नवमी है तो ये नौवीं डेट को मनाई जाएगी, चैत्र की नवमी को। और हनुमान जयंती साथी आपका, हनुमान जी के भक्त कैसे होते हैं भैया, पूर्ण भक्त होते हैं वो तो, ठीक है, पूर्णिमा को मनाई जाती है। बसंत पंचमी की बात करें, ये माघ महीने की पंचमी को मनाई जाती है, जो अभी हमने बात की थी आपका महाशिवरात्रि भी। रक्षाबंधन पर भैया सब आते नहीं आते, जी भैया सब रिश्तेदार आते हैं श्रावण में। हाथ पूर्ण भर जाता कि नहीं भर जाता राखियों से, जी भैया पूर्णिमा बहुत सारा पूर्ण भर जाता है। नवरात्र, दशहरा और दुर्गा पूजा, ये तीनों के तीनों साथी अश्विन महीने में मनाए जाते हैं। किसमें, अश्विन महीने में मनाए जाते हैं। जैसे नवरात्रि की बात करें तो प्रतिपदा को मनता है, दशहरा ये 10वीं डेट को मनेगा, दुर्गा पूजा ये 6ठी डेट को मनता है, याद रख लेना, षष्ठी को, अश्विन माह में। ऐसे याद रख लेना, अश्व पर बैठकर आपको 9 और 10 दुर्ग जीतने हैं। भाई घोड़े पे बैठ के तो दुर्ग और किले जीतते थे। नवरात्र आपका साथी, अगर हम बात करें दशहरा की बात करें या आपसे दुर्गा पूजा की बात करें तो आप बोलेंगे भैया वो किस पर, अश्व पर बैठकर जीतने हैं। किस पर, अश्व पर बैठ करके जीतने हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, मुझे बताओ, अब आप लोग जानते होंगे मैंने पहला और अंतिम महीना आपको बताया था, जी भैया, तो मुझे बताओ कौन सा फेस्टिवल है जो अंतिम महीने में मनता है। इनमें से कौन सा त्योहार है, कौन सा त्योहार है जो हिंदी कैलेंडर के अंतिम महीने में मनेगा। हिंदी कैलेंडर के अंतिम महीने में मैंने बहुत सारे त्योहार रख रखे हैं सामने, यहाँ पर आपके सामने हैं, तो अंतिम महीने में कौन सा मनेगा ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या कहेंगे कौन सा होगा अंतिम महीना। पहला होता है चैत्र, दूसरा आपका चैत्र के बाद में साथी क्या होता है आपका वैशाख आ जाता है। तो अंतिम महीना कौन सा होता है, अंतिम महीना होता है फागुन। तो अंतिम महीने में कौन मनेगा, आपका होली मनाई जाती है। अंतिम महीने में क्या मनेगा, आपका होली मनाई जाती है, बुरा न मानो होली है। आर मुथु कन्नमल को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से उनका योगदान क्या है। आर मुथु कन्नमल को आप किस नाम से जानते हैं, क्या बोलेंगे। आर मुथु कन्नमल भारतीय नर्तकियों में साथी एक बहुत बड़ा स्थान है। तो किस लिए जानते हैं, नीली क्रांति के लिए MS स्वामीनाथन जी को जानते हैं। उड़ीसा के गरीब और पिछड़े समुदायों के साथ काम करने के लिए जानते हैं। भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली की संरक्षक हैं। तो भैया यहां पर लिखा हुआ भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली, प्रारंभिक मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, भरतनाट्यम के और क्या क्या नाम मैंने आपको बताए हैं, उनको भैया सदिर के नाम से जानते हैं। किनको समर्पित था भरतनाट्यम आपका, तो आप बोलेंगे भैया भरतनाट्यम जो था वो आपका मंदिरों को समर्पित था, यस और नो, जी भैया। तो मंदिरों में क्या होता था, जो गरीब घरों की लड़कियां थी उनको मंदिरों को समर्पित कर दिया जाता था कि वो वहां पर देवदासी बनी रहेंगी। तो ये जो मुथु कन्नमल है आपका साथी, ये जो मुथु कन्नमल है इनको बोलेंगे हम अंतिम देवदासी। आपसे क्वेश्चन पूछे अंतिम देवदासी यानी देवताओं को समर्पित कौन थे, तो आप बोलेंगे महिला हैं ये, आर मुथु कन्नमल इनका नाम है, आर मुथु कन्नमल। क्या बोलेंगे, ये अंतिम देवदासी है, याद रख लेना। और साथी अगर आपसे पूछे देवदासी नृत्य भारत के किस हिस्से में होता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा किस दिशा में होगा भारत की। देवदासी नृत्य साथी कहाँ पर होता है, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में होता है, दक्षिण भारत में। क्योंकि भरतनाट्यम कहाँ पर होता है, भरतनाट्यम का संबंध साथी आपका तमिलनाडु यानी कि आपका दक्षिण भारत से है। भरतनाट्यम की साथी हम बात करें, ये कितने वर्ष पुराना है, भरतनाट्यम कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। मुझे बताओ साथी आप कितने वर्ष पुराना है, भरतनाट्यम कितने वर्ष पुराना है, तो क्या बोलेंगे कितने वर्ष पुराना है ये, तो आप बोलेंगे भैया सबसे पुराना यही है। और कितना पुराना है, 2000 वर्ष पुराना है। क्या बोलेंगे, 2000 वर्ष पुराना ये है आपका। और ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध कब लगा दिया था, ब्रिटिश सरकार ने इसको कब प्रतिबंधित किया था, ब्रिटिश सरकार ने मंदिरों पर नृत्य पर रोक लगा दी। ब्रिटिश सरकार, क्या बोलेंगे, ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक कब लगाई थी, तो ब्रिटिश सरकार ने रोक लगाई साथी आपका 1910 में। क्या बोलेंगे, 1910 में ब्रिटिश सरकार ने बोला कि इसको प्रतिबंधित कर देंगे। क्या करते हैं, इसको
प्रतिबंधित कर देते हैं। और अंतिम देवदासी आर मुथुकन्नल। ये बात आप समझ गए होंगे, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं पूछूं भरतनाट्यम जो है किस धर्म को दर्शाता है? भरतनाट्यम किस धर्म को दर्शाता है? तो आप कहेंगे भरतनाट्यम शैव धर्म से संबंधित है। शैव धर्म समझते हैं? क्या बोलेंगे? शैव धर्म से मतलब कौन से देवता से है? जो भगवान शिव जी के उपासक हैं। क्या बोलेंगे? भगवान शिव जी के जो उपासक हैं, जैसे भगवान विष्णु जी के उपासक उनको हम वैष्णव बोलते हैं, ऐसे ही भगवान शिव के विशेष जो आपका साथी उपासक हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम शिव जी के उपासकों को शैव कहते हैं। क्या बोलेंगे? शैव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में, हिडिंबा देवी का मंदिर भी वहीं पर है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? क्या सोरोई महोत्सव है आपका साथी? नॉर्थ ईस्ट में बहुत होता है। बिसुआ आपका साथी बिहार झारखंड वाले इलाके में बहुत होता है। माघी होता है कि डोंगरी होता है? डोंगरी, जिसको हम डूंगरी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डूंगरी के नाम से। तो डूंगरी उत्सव कहाँ का है साथी? आपका हिमाचल का है। किसकी याद में है? हिडिंबा देवी के सम्मान में है। क्या आप मुझे कुछ 2 उत्सव बता सकते हैं साथी हिमाचल प्रदेश के? क्या बोलेंगे? भैया हिमाचल प्रदेश के अगर फेस्टिवल्स की मैं बात करूं तो क्या आप मुझे बताएंगे कुछ फेस्टिवल्स जो आपको याद हो? तो आप कहेंगे भैया पहला तो हम याद रखेंगे नलवारी। हिमा और आंचल क्या करती हैं? नल पर वारी वारी से जाती हैं। नलवारी पशु मेला कहाँ पर लगता है? यहाँ पर अपने पशुओं को ये लोग सजाते हैं। क्या बोलेंगे? नलवारी साथी जो पशु मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है? हिमाचल प्रदेश में आयोजित होता है। बसंतोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? बसंतोत्सव क्या बोलेंगे? बसंतोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? हिमाचल प्रदेश में। कसौल तो जगह कहाँ पर पड़ेगी आपका साथी? हिमाचल प्रदेश। कसौल संगीत समारोह क्या बोलेंगे? कसौल संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित होता है? हिमाचल प्रदेश में आयोजित होता है। आपसे पूछे साथी सायर महोत्सव क्या बोलेंगे? सायर महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है आपका? सायर फेस्टिवल कहाँ का है? आपसे पूछ ले हल्दा, क्या पूछे? हल्दा। एसएससी ने क्या नाम दिया था इसका अपने एग्जाम में? हल्दा। हल्दा महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? तो हल्दी किसको लग रही है? हिमा और आंचल को साथी। और आपका पोरी उत्सव कहाँ का है? क्या बोलेंगे? पोरी उत्सव कहाँ का है? ठीक है, जब बड़े स्तर पर आयोजित हो तो महोत्सव हो जाता है, महाधन उत्सव हो जाता है। अगर बहुत बड़े स्तर पर नहीं है तो फिर उसको उत्सव के नाम से, फेस्टिवल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आपका कौन कौन से? नलवारी, एक बार दिखाएं बच्चों के और क्या क्या लिख रहे हैं भैया। हल्दा कई साथियों ने लिखा, बहुत बढ़िया। चैट, उनकी शादी हो रही है तो वो चैट भी कर रही है। चैट फेस्टिवल भी कई साथियों ने लिखा, वो फुल एस में है, फुलैच भी बोलते हैं, फ्लाइच भी बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? फ्लाइच फेस्टिवल कहाँ का है साथी? चैट बोला जाता है, चैट बोला जाता है। ठीक है, ग्रेवाल, गिप्पी ग्रेवाल के गाने सुन रही है अपने हल्दी के फंक्शन में। ठीक है, हल्दी का फंक्शन है उनका, नल पर बारी बारी जाके अपना मुंह धुलती हैं, अपने वाले को बताती हैं मैं कैसी लग रही हूँ। फुल ऐस में है, गिप्पी ग्रेवाल के गाने सुन रही हैं। और संगीत क्या चल रहा है? कसौल में संगीत का प्रोग्राम है। गुची के कपड़े पहन रखे हैं, एक साथी ने हमारा बताया गुची फेस्टिवल, बहुत बढ़िया। दोनों के दोनों को उनके वालों ने गुची के कपड़े भेज दिए भैया। गुची फेस्टिवल, ये सब कहाँ के हैं साथी हमारे? ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश के उत्सव हैं। नेक्स्ट है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के निम्न में से किस समूह में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई? सबसे कम पुरुष साक्षरता कहां पर, पुरुष साक्षरता सबसे कम कहां पर दर्ज की गई? 2 राज्य दिए हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा में, बिहार और राजस्थान में, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में, या बिहार और अरुणाचल प्रदेश में। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर बच्चे इसका उत्तर बी देंगे और ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि मैंने कक्षा में आपको पुरुष साक्षरता तो बताया ही नहीं था। मैंने जो डेटा बताया था कि पहले नंबर पर आप भैया बिहार को रखना विकल्प के अनुसार, और दूसरे पे राजस्थान को रखना। ये सिर्फ किसकी बात हुई थी? साक्षरता की बात हुई थी। और महिला साक्षरता की बात भी हमने की थी। किसकी? महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ की है? नंबर 1 पर बिहार और नंबर 2 पर राजस्थान। ये मैंने आपको बताया। पुरुष साक्षरता तो मैंने आपको बताया ही नहीं था, तो आपने अपने पास से एज्यूम किया। क्या आंसर होगा? बिहार और अरुणाचल प्रदेश। क्या बोलेंगे? बिहार और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि बिहार में जो पुरुष साक्षरता वो 71.2 और अरुणाचल प्रदेश में जो है वो 72.6% है। तो ये कौन सा सबसे कम साक्षरता बिहार में और अरुणाचल प्रदेश का है? सेकंड प्लेस। क्या बोलोगे? ये सेकंड प्लेस पर है, दूसरा नंबर है इसका। और पहला स्थान सबसे कम कहां पर है? सबसे कम पुरुष साक्षरता कहां पर है? तो हम बोलेंगे बिहार में है। ठीक है,
अच्छा मुझे बताओ साथी, आप अगर हम बात करते हैं 2011 के सेंसस की, 2011 की जनगणना की यदि हम बात करें, तो भारत की साक्षरता दर कितनी है जरा बताएं। मैंने आपको कितनी बताई थी? तो आप कहेंगे भारत का जो लिटरेसी रेट है वो है साथी आपका 74% लगभग हम बात कर सकते हैं। 74.04% है। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? जी भैया कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम आपका जो जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1951 की तुलना में भारत की जो साथी साक्षरता है कितने गुना बढ़ी है। यानी 1951 में हमारा सेंसस कितना था? सेंसस के अनुसार लिटरेसी रेट 18.33%। तो मुझे बताओ आज़ादी के बाद में कितने गुना लगभग हो गई? तो कितने की गुना करें? 18 में जो 74 आए तो हम बोलेंगे भैया गुना 4 हो गई। तो कितने गुना हो गई है भैया? 4 गुना हो गई है। ये बात याद रख लेना। अब हम बात करते हैं साक्षरता के लिए कितने वर्ष के उम्र के बच्चों को चुना जाता है। लिटरेसी रेट जो साथी फाइंड होता है, क्या बोलेंगे? जो भैया हमारा लिटरेसी रेट फाइंड होता है, जो साक्षरता दर हम बताते हैं वो बताते हैं 7 वर्ष से अधिक के बच्चे। क्या बोलोगे? 7 वर्ष से अधिक का जो बच्चा है यदि वो लिखना पढ़ना जानता है, अधिक का जो बच्चा है यदि वो लिखना पढ़ना जानता है, उम्र कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष। लेकिन आप मुझे बताओ ये 7 वर्ष किस वर्ष से की गई? किस वर्ष से इसका जो आधार है हमने किस वर्ष से इसका बेस ईयर हमने 7 ईयर रखा है? किस वर्ष से? तो आप कहेंगे 1971 की सेंसस से, 1971 से। तो पहले भैया फिर कितना होता था? पहले यह 5 वर्ष था। क्या बोलेंगे? पहले यह होता था 5 वर्ष। ठीक है, पहले 5 वर्ष से ज्यादा के बच्चों को गिना जाता था। अभी 5 वर्ष के बच्चे को साक्षर में काउंट नहीं किया जाता। उम्र 7 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये कब से हुआ साथी? आपका 1971 से। ये याद रखेंगे। अच्छा मुझे आप बताएं, जैसा मैंने आपको बताया सबसे कम पुरुष साक्षरता, सबसे कम पुरुष साक्षरता, इसमें पहले नंबर पर आप मैंने आपको कौन बताया? मेल में। फीमेल का तो मैं आपको पहले बता चुका, बिहार फिर राजस्थान आता है। तो सबसे कम आपका साथी बिहार है, बिहार 71.2%। फिर मैंने बताया आपको साथी अरुणाचल, अरुणाचल का प्रतिशत मैंने आपको बताया 72.6%। तीसरे पर साथी आंध्रा आता है 74.9% के साथ में। तो ये तीनों याद रखने हैं। सबसे कम पुरुष साक्षरता का गिरता हुआ क्रम। अच्छा यहाँ पर हम बात करें सबसे कम स्त्री साक्षरता के 3 राज्य कौन से होंगे? सबसे कम जो फीमेल लिटरेसी रेट है, सबसे कम जो स्त्री साक्षरता है, उसके 3 राज्य कौन कौन से होंगे? तो आप बोलेंगे भैया पहला राज्य जो है वो हमारा बिहार है, ये हम जानते हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना इसलिए दोबारा से लिखा रहा हूँ बिहार। दूसरे पे आएगा राजस्थान, फिर विकल्पों में देख लेना, हो सकता है बिहार राजस्थान कोई भी विकल्प ना दे। तो तीसरा होगा झारखंड सबसे कम साक्षरता के मामले में। क्या बोलोगे? सबसे कम कौन सा होगा? पहले बिहार आपका स्त्री साक्षरता में, फिर आपका साथी राजस्थान, फिर झारखंड। अच्छा मुझे बताओ स्त्री पुरुष जो साथी साक्षरता उसमें सबसे बड़ा अंतर कहाँ पर है? क्या बोलेंगे? स्त्री पुरुष साक्षरता में, यानी कि मेल और फीमेल का जो लिटरेसी रेट है, स्त्री पुरुष साक्षरता का सबसे ज्यादा अंतर कहाँ पर है? साक्षरता का सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है किस स्टेट में है? सबसे बड़ा अंतर। क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा अंतर ये किस स्टेट में आता है? तो आप बोलेंगे ये भैया राजस्थान में आता है। किस में आता है? राजस्थान में आता है। और ये डिफरेंस है राजस्थान में दोस्त आपका 27.1%। क्या बोलोगे? 27% का डिफरेंस है आपका मेल और फीमेल लिटरेसी में। अच्छा सबसे कम अंतर मैं पूछूं, स्त्री पुरुष साक्षरता का सबसे कम अंतर, सबसे कम अंतर मतलब लगभग स्त्री और पुरुष समान रूप से पढ़े लिखे हैं, ये कहां पर आता है? मेघालय में सबसे कम डिफरेंस आता है साथी आपका, और वो है 3.1%। ठीक है, परसेंटेज बेशक आप याद ना करें लेकिन आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है क्या बोलेंगे? वो राजस्थान का है, और सबसे कम डिफरेंस जो है वो साथी आपका मेघालय का है। हम गलती नहीं करेंगे भैया। ठीक है, हम गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, मुराद अली एक प्रसिद्ध वादक है। मुराद अली, क्या बोलेंगे भैया? क्या बताया था मैंने आपको, जरा बताएंगे। मुरादे भैया, कोई मुराद करते हैं हम, कोई मांग करते हैं। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलेंगे भैया फटाफट से, फटाफट से बोलेंगे फटाफट से बताएंगे गजब तरीके से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बी 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 बी। तो मुरादे क्या होनी चाहिए भैया? सारी पूरी होनी चाहिए। और सारंगी से कुछ नाम बताएं।
भैया नाम हमेशा सबसे ज्यादा कौन पूछे जाते हैं? जिनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका। कभी भी आप देखें, आगामी वर्षों में आप देखना या पिछले वर्षों में देखें, मोइनुद्दीन खान, ऐसा नहीं है कि भैया ये कहते हैं बहुत सारे लोग कि एसएससी प्रीवियस ईयर नहीं पूछ रहे, जो फिक्स चीजें जिनको आपका संगीत नाटक अकादमी उन्हीं को बार बार पूछता है। मोइनुद्दीन खान हो गया, ठीक है। ध्रुवा घोष, क्या बोलेंगे? ध्रुवा घोष हो गए, किससे जुड़े हुए हैं? सारंगी से जुड़े हुए हैं। ध्रुवा घोष आपसे पूछ ले। साबरी खान, ठीक है, साबरी खान है आपका। सुल्तान खान है साथी, सुल्तान खान, क्या बोलेंगे? सुल्तान को बिल्कुल सब्र नहीं है, क्या बोलेंगे? सुल्तान को बिल्कुल सब्र नहीं है, सारी की सारी शक्कर खा गया। शकूर खान का संबंध किससे है? क्या बोलेंगे? सुल्तान को बिल्कुल भी सब्र नहीं है, सारी मतलब सारी की सारी शक्कर क्या हो गया है? वो खा गया है। क्या बोलेंगे? सारी की सारी शक्कर। और पंडित राम नारायण तो एक बड़ा नाम साथी है ही, क्या बोलेंगे? पंडित राम नारायण। अच्छा मुझे बताएं, गिटार से मैंने आपको सबसे प्रमुख नाम कौन सा बताया था कि भैया गिटार से भूलना मत? क्या बोलेंगे? एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चित है, ब्रजभूषण काबरा। क्या बोलेंगे? ब्रजभूषण। दो नाम और मैंने आपको बताए थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित कौन है? ब्रजभूषण काबरा, ये हम लिख चुके। तबला से साथी आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है आपका रविंद्र यावागल। बल हम याद करते हैं हमेशा, रविंद्र कह रहा या बगल में दबा के मार दूंगा मैं, बगल में देखो, बल की बात कर रहा नहीं कर रहा है, ताकत की बात कर रहा है। और बांसुरी से जब हम जाने तो साथी चेतन जोशी होंगे। कौन होंगे? चेतन जोशी का संबंध किससे है? वो बांसुरी से है। क्या बोलेंगे? चेतन जोशी का संबंध किससे है? वो साथी आपका बांसुरी से है। नेक्स्ट आगे आएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की थी? मैं आपसे पूछूंगा अभी तक साथी कितने खेलो इंडिया गेम्स आयोजित हो चुके हैं? अभी तक कुल कितने खेलो इंडिया गेम्स भारत में हो चुके हैं, मुझे बताएंगे। देखो खेलो इंडिया के बारे में याद रख लेना साथी, ये भारत के साथी जो खेल है उसकी भावना को बढ़ाने के लिए, इसमें एक कैटेगरी तो होती है जो 17 से कम उम्र के बच्चे होते हैं। कैसे बच्चे होते हैं? स्कूल के बच्चे, एज होनी चाहिए 17 से कम। और फिर देखे जाते हैं आपका यूनिवर्सिटी के बच्चे जो 21 से कम के होने चाहिए। कैसे छात्र होने चाहिए? विश्वविद्यालय के आपका छात्र होने चाहिए, उम्र 21 से कम हो, ठीक है। तो यानी कि आपका साथी क्या होगा? 17 से 21, ये 17 21 ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है जी। तो चौथे कहां पर हुए थे? आपका हरियाणा में हुए थे। चौथे कहां पर हुए थे? हरियाणा में हुए थे। देखो अब तक कितने हो चुके हैं? 6। बहुत सारे साथियों ने लिखा। क्रम याद रख लेना दोस्त, इनका कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, पहले जो हुए वो दिल्ली में आयोजित हुए। पहले कहां पर हुए थे? दिल्ली में आयोजित हुए थे। दूसरे पूछे महाराष्ट्र में आयोजित हुए। कहां पर? महाराष्ट्र में आयोजित हुए। तीसरे जो आयोजित हुए वो आपका असम में आयोजित हुए, ठीक है, गुवाहाटी में। चौथे पंचकुला हरियाणा में आयोजित हुए थे। कहां पर? हरियाणा में आयोजित हुए थे। आपका साथी पांचवे एमपी में। कहां पर? मध्य प्रदेश में आयोजित हुए। और छठे अभी आपका तमिलनाडु में, ठीक है, छठे आपका तमिलनाडु में आयोजित हुए। कैसे याद करेंगे? ऐसे याद रख लेना। क्या बोलेंगे? DMAS हर हरियाणा, MP, ठीक है, हरियाणा हर MP, और TML किसको बोलते हैं? तमिलनाडु को। तो क्या बोलेंगे भैया? क्या बोलेंगे? DM, एक बहुत चर्चित DM है, DM को कह रहे हैं आज शाम हर MP तुमसे मिलना चाहता है। इतना चर्चित DM हो गया है कि आज शाम हर MP देश का उससे मिलना चाहता है। दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, MP और तमिलनाडु। अभी छठे हुए तमिलनाडु में, यहाँ पर प्रथम स्थान किसका आया ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी छठे जो साथी आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए उसमें पहला स्थान जो आया आपका, फर्स्ट प्लेस जो आया, याद रखेंगे किसका आया है? महाराष्ट्र का आया है। किसका आया साथी? महाराष्ट्र का भैया पहला स्थान आया है। अच्छा, जब वो पहले आयोजित हुए थे तो पहले में पहला स्थान किसका आया था? पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो प्रथम स्थान हासिल किया था वो किसने किया था? हरियाणा ने। मैं आपसे पूछूंगा दोस्त, पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब हुए थे? तो आप बोलेंगे पहले हुए थे भैया 2018 में, और ये आपका साथी हुए हैं कब? 2023 में। तो पहले आपका कब हुए थे? आप बोलेंगे 2018 में हुए। कब हुए? 2018 में हुए। जब ये खेल शुरू हुए थे तभी आया था खेलो इंडिया ऐप।
आपसे पूछे खेलो इंडिया ऐप साथी कब लॉन्च हुआ था? खेलो इंडिया ऐप का मतलब होता है एप्लीकेशन, क्या बोलोगे? खेलो इंडिया ऐप साथी आपका 2019 में आया। कहाँ पर लॉन्च हुआ था? नई दिल्ली में लॉन्च हुआ था, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। तो क्या बोलेंगे? 2019 में लॉन्च हुआ और कहाँ पर साथी? आपका नई दिल्ली में लॉन्च हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, सनी डेज एन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है? आप सबको साथी मैं बता दूं, जैसे खिलाड़ियों की, भारतीय खिलाड़ियों की पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं, उसी तरह से उसमें खिलाड़ियों के अलावा सबसे ज़्यादा चर्चित हैं आपका किसका? मैंने आपको बताया था टेनिस खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ियों की सबसे महत्वपूर्ण है। तो सुनील गावस्कर, जिनका अन्य नाम क्या है? जैसे सचिन जी को हम बोलते हैं मास्टर ब्लास्टर, इनको हम क्या बोलते हैं जरा बताएंगे? आपका राहुल द्रविड़ की साथी द वॉल है, द, या पूछ सकते हैं द गाय हु फिनिश फर्स्ट, क्या बोलेंगे? द गाय हु फिनिश, ये किसकी बुक है? द गाय हु फिनिश किसकी है? आपका राहुल द्रविड़ की। कपिल देव जी की किताब कौन सी है साथी? कपिल देव जी की है आपका स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्या बोलेंगे? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी बुक है? ये आपका कपिल देव जी की। मोहिंद्र अमरनाथ जी की नहीं जानते साथी। अब मैं आपसे कुछ किताबें यहाँ पर पूछूंगा, मुझे बताना, ठीक है। कुछ चर्चित किताबें पूछते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल नहीं पूछा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसकी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसकी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ ये किस भारतीय की पुस्तक है? ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, एक शतक काफी नहीं है, ठीक है। 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड ये किसकी बुक है साथी बताएंगे? प्लेइंग इट माई वे, क्या बोलेंगे? प्लेइंग इट माई वे ये किसकी चर्चित किताब है? प्लेइंग इट माई वे। और जैसे साथी क्रिकेट की एक चर्चित किताब है सिक्स मशीन, क्या बोलेंगे? सिक्स मशीन किसकी बुक है? सिक्स मशीन को किसने लिखा है? आपका ट्रू कलर्स, क्रिकेट की एक चर्चित पुस्तक है साथी। ट्रू कलर्स ये किसकी बुक है? ट्रू कलर्स आपका द डेफिनेट बायोग्राफी, क्या बोलेंगे? द डेफिनेट बायोग्राफी ये किसकी बुक है? द डेफिनेट बायोग्राफी दरअसल में साथी ये सचिन तेंदुलकर जी के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, लेकिन लिखी किसने है? सचिन तेंदुलकर जी के ऊपर बुक है। जैसे क्रिकेट की एक बुक है इम्परफेक्ट, क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट बुक के लेखक कौन है? इम्परफेक्ट को किसने लिखा है? ड्रीवन जो साथी आपका विराट कोहली जी पर आधारित है, क्या बोलेंगे? ड्रीवन जिसका संबंध विराट कोहली से है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्या बोलेंगे? इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताने हैं। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जब अपनी साथी कैंसर की इंजरी के से बाहर निकले, किसने लिखी थी? यूवी ने। और यूवी कौन है साथी? आपका युवराज सिंह है। कौन है? युवराज सिंह है। 6 छक्के के लिए जानते हैं, किंग्समीड के मैदान में किसके खिलाफ मारे थे 6 छक्के? ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, क्या बोलोगे? सौरभ गांगुली, क्या बोलेंगे जी? दादा आपका कौन है ये? दादा, बंगाल टाइगर इनको बोलते। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण, वेरी वेरी स्मार्ट लक्ष्मण, ये इनका फुल नेम नहीं है, कभी सच में मान लो इसको। प्लेइंग इट माई वे, मास्टर ब्लास्टर जिनको हम बॉम्बे बॉम्बर के नाम से भी जानते हैं, बॉम्बे बॉम्बर के नाम से भी जिनको हम जानते हैं, सचिन तेंदुलकर। सिक्स मशीन भैया कौन? क्रिस गेल, क्या बोलेंगे? सिक्स मशीन क्रिस गेल। बताना किन साथियों ने सारे उत्तर ठीक दिए। क्रिस गेल आपका ऑस्ट्रेलिया के साथी आपका विकेट कीपर बल्लेबाज थे, आपका कौन? एडम गिलक्रिस्ट, क्या बोलेंगे? एडम गिलक्रिस्ट। द डेफिनेट बायोग्राफी सचिन तेंदुलकर के ऊपर ये लिखी है साथी आपका वैभव पुरंदरे ने, क्या बोलेंगे? वैभव पुरंदरे ने। और आपका कमेंटेटर संजय मांजरेकर, क्रिकेटर रहे, क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट पुस्तक लिखी संजय मांजरेकर, क्रिकेट से इनका संबंध रहा है, ठीक है। और साथ ही ड्रीवन बुक जो विराट कोहली के ऊपर आपका निर्माता है, इसको लिखा है आपका विजय लोकपल्ली ने। किसने लिखा है? विजय लोकपल्ली ने इसको लिखा है, क्या बोलेंगे? विजय लोकपल्ली ने भैया इसको लिखा है, हम गलती नहीं करेंगे, होनी भी नहीं चाहिए। एक बार थम्स अप करके बताएं किन साथियों ने सारे के सारे उत्तर एकदम ठीक दिए थे, या कितने ठीक थे। क्वेश्चन थे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उम्मीद करेंगे कम से कम 5+ स्कोर आपका आया हो। आगे आएंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया?
कब किया गया बताएंगे जी? क्या बोलेंगे? 2019 में किया गया, 2020 में, 2022 में या 2021 में? तो आप बोलेंगे भैया इनका नाम बदल के क्या बोलेंगे 2021 में कर दिया गया। क्या 2021 में? सबसे बड़ा पुरस्कार है, सब जानते हैं। राशि मुझे बताएं कितनी दी जाती है इसमें? इसी कक्षा में हमने आपसे बोला है पहले भी। तो आप बोलेंगे इसमें प्राइज मनी भैया 25 लाख रुपीज दी जाती है, 25 लाख रुपए दी जाती है। आप सब जो लोग जानते हैं कि पहली बार पुरस्कार किसको दिया गया? मुझे बताओ दूसरे व्यक्ति कौन है जिनको भारत का ये सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मिला था? ठीक है, पहले व्यक्ति सब जानते हैं, क्या बोलेंगे? माइंड मास्टर के लेखक आपका विश्वनाथन आनंद हैं, जो चेस से संबंधित हैं। ठीक है, पहली बार ये कब दिए गए थे विश्वनाथन आनंद जी? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसलिए फिर से नहीं लिखेंगे। पहली बार 1991-92 में दिए गए साथी ये। तो दूसरे व्यक्ति कौन है मुझे बताएं? दूसरे व्यक्ति कौन बने थे जिन्होंने आपका पाया है? किसको किसको पाया है दूसरे व्यक्ति? राजीव गांधी पाने वाले दिखाएंगे भैया, किसी बच्चे ने लिखा। क्या बोलेंगे? अगला सेशन हो जाएगा 92-93 का। क्या बोलेंगे भैया? गीत सेठी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है गीत सेठी का संबंध किस फील्ड से है? तो ये बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं, देश के जाने माने बिलियर्ड्स के प्लेयर रहे हैं। क्या बोलोगे? बिलियर्ड्स के खिलाड़ी रहे हैं। और किस सेशन के लिए मिला? 1992-93 के सेशन के लिए इनको मिला था, याद रख लेना। आपसे पूछे किस वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिए, कौन से वो वर्ष थे जिनमें इनको नहीं दिया गया? तो याद रख लेना 2008 और 2014। क्या बोलेंगे? 2008 और 2014 में ये अवार्ड्स नहीं दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं साथी आपसे पूछूं पहली महिला कौन है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली, जिनको आप नाम रख दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? पहली महिला 1994-95 के लिए कर्णम मल्लेश्वरी हैं। जानते हैं ना कर्णम मल्लेश्वरी किस फील्ड से जुड़ी हुई हैं? भैया आपका भारोत्तोलन से, वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हुई हैं, हम अच्छे से जानते हैं। और इन्होंने कांस्य पदक, पहली महिला होने का गौरव प्राप्त है, ओलंपियन, पहली ओलंपियन जिन्होंने मेडल प्राप्त किया सन 2000 में। मुझे बता सकते हैं आप 2000 के ओलंपिक कहां पर हुए थे? सन 2000 के? क्या बोलेंगे? ये पहली महिला हो गई साथी। आपसे मैं पूछूं पहले क्रिकेटर कौन है? पहले क्रिकेटर कौन है साथी आपका? पहले क्रिकेटर 1997-98 के सेशन के लिए आपका कौन थे? सचिन तेंदुलकर जी हैं। कौन है? सचिन तेंदुलकर है। पहले हॉकी में साथी कौन है? आप मुझे बताएं पहले हॉकी में कौन है? पहले हॉकी में कौन है आपका? 1999-2000 के सेशन के लिए, पूरे सेशन के लिए मिलता है। तो कौन है? धनराज पिल्ले हैं, जो प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रहे हैं भारत की हॉकी टीम के, धनराज पिल्ले को दिया गया है। पहली महिला हॉकी से कौन रही हैं? पहली महिला हॉकी से अभी पिछले वर्षों में बहुत चर्चात रही। पहली महिला हॉकी के लिए साथी आपका किस सेशन के लिए? रानी रामपाल जी को मिला। किसको? रानी रामपाल जी को मिला, ये आपको पता होना चाहिए। पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? रानी रामपाल। अभी 2023 में किसको मिला जरा बताएंगे? 2023 में बैडमिंटन के लिए दिया गया साथी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसको मार्क करना है। क्या बोलेंगे? ये कौन कौन थे? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। क्या बोलेंगे? चिराग शेट्टी को दिया गया। और कौन था आपका? सात्विक राज। इतना नाम याद रख लो। क्या बोलेंगे? सात्विक राज। क्या बोलेंगे? सात्विक राज। मैं पूछूं आपसे साथी, जो ये अवार्ड है भारत का सबसे बड़ा, इसको कौन सा मंत्रालय देता है? कौन सा मंत्रालय, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये दिया जाता है? तो आप लोगों से मंत्रालय बताएंगे कौन सा मंत्रालय इस पुरस्कार को देता है? तो मंत्रालय आप बताएंगे भैया, मंत्रालय है आपका खेल एवं युवा मंत्रालय। क्या? खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा आपका इसको दिया जाता है। क्या बोलेंगे? स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्ट्री के द्वारा इसको दिया जाता है, खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, आगे आएंगे। प्रत्येक कबड्डी मैच की देखरेख के लिए कितने अधिकारी होते हैं? कितने ऑफिसर्स होते हैं जो मैच को रिव्यू करते हैं कि कबड्डी मैच में कोई गड़बड़ तो नहीं है, स्कोरिंग तो नहीं है? ठीक है, आगे आएंगे। कोई बोलेंगे प्रत्येक कबड्डी मैच की देखरेख के लिए कितने अधिकारी होते हैं? गुरुजी एक क्वेश्चन पर ही सारा टाइम निकाल देंगे क्या? बेटा पहली बार आए हो क्लास में, क्या घूमते फिरते आ गए हो, है ना? कनॉट प्लेस है ये। ऐसे टिक करो आगे बढ़ो, टिक करो आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन का एक उत्तर, एक ट्रिक, आगे बढ़ो। खेल करवाना चाह रहे हो क्या अपने साथ जिंदगी में? बोलेंगे जी कितने अधिकारी होते हैं? आगे आएंगे। तो कितने अधिकारी होते हैं भैया? 6 अधिकारी होते हैं। कितने अधिकारी होते हैं? 6 अधिकारी होते हैं। इतने सारे लोग देखते हैं। अच्छा क्रिकेट में एम्पायर कितने होते हैं बताएंगे जरा?
क्रिकेट के एम्पायर जानते हैं ना, 4 एम्पायर होते हैं, वो भी पता होना चाहिए आपको। अब जैसे बात करें 6 कौन कौन होते हैं, एक तो भैया इसमें रेफरी होता है, क्या बोलेंगे? अब पूछ ले रेफरी की संख्या कितनी है तो आप बोलेंगे 1, तब 6 मत लिख देना। आपसे पूछे स्कोरर कितने होते हैं तो 1 स्कोरर होता है, 2 सहायक स्कोरर होते हैं, क्या बोलेंगे? 2 साथी असिस्टेंट स्कोरर होते हैं, 2 होते हैं सहायक स्कोरर, और 2 होते हैं रेफरी। क्या होते हैं? 2 भैया जी रेफरी होते हैं। इस तरह से क्या होते हैं आपका 6 होते हैं। तो रेफरी की संख्या पूछे तो 2 कहना, असिस्टेंट स्कोरर पूछे 2, आपसे बोले भैया रेफरी कितना तो 1 आपका, ठीक है। और आपसे पूछ ले साथी, क्या बोले आपसे? स्कोरर पूछ ले, सॉरी 2 रेफरी कह रहा हूं, 2 एम्पायर, एम्पायर पूछ ले आपसे साथी तो 2 होंगे, क्या बोलेंगे? रेफरी तो 1 होता है। एम्पायर पूछे तो क्या कहेंगे? एम्पायर पूछे तो 2 कहेंगे, और रेफरी पूछे तो 1 कहेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? आपका ये क्या होता है आपका, इस तरह से 6 होते हैं। कबड्डी के मैच की साथी अगर हम बात करें आपसे, मुझे बताओ साथी कुल अधिकतम खिलाड़ी कितने होते हैं एक टीम की तरफ से? कुल अधिकतम खिलाड़ी कितने होते हैं? अधिकतम खिलाड़ी कितने होते हैं ये बताना है। देखो मैदान पर तो 7 खेलते हैं, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे बता दूं, और क्या होता है, मैदान पर तो खिलाड़ी होते हैं आपका 7, लेकिन कितने होते हैं आपका? तो कुल अधिकतम खिलाड़ी पूछे 12 खिलाड़ी होते हैं किसमें आपका, कबड्डी की टीम में। मैदान पे कितने खेलते हैं? 7 खेलते हैं। मैदान का माप मैंने आपको बताया 13 गुणा 10 मीटर, याद है, थम सब करें। महिलाओं के लिए 12 गुणा 8 मीटर होता है, इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अच्छा साथी, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा आपसे कि हॉकी का जो मैदान है उसको अपनी कॉपी पे बनाओ। मैदान को बनाएंगे तो देखो ये क्या होता है, आपका पूरा मैदान है, ठीक है, जो कि अगर मैं बात करूं कि 13 मीटर का लंबा होता है, और साथ ही अगर हम बात करें आपसे कितना होता है, उसकी जो चौड़ाई होती है वो साथ ही 10 मीटर होती है, ठीक है। तो इस वाली लाइन को हम बोलते हैं मिड लाइन। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, मिड लाइन ये हो गई, तो 13 का आधा कितना होगा बताएंगे जरा? 13 का आधा कितना होगा? तो ये वाला एरिया कितना हो गया, मैं आपसे पूछूं, 13/2 हो गया, यानी कि आपका साथी 6.5 हो गया। ये कौन सी लाइन है? मिड लाइन है। मिड लाइन के बाद में साथी यहां पर एक लाइन होती है, उस लाइन को हम बोलते हैं बॉक लाइन। क्या बोलते हैं? BAUL के बॉक लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉक लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस वाली लाइन को हम बॉक लाइन कहते हैं। बॉक लाइन के बाद में जो होती है साथी हमारा, वो बोनस लाइन होती है। इसके बाद में कौन सी होती है? ये होती है आपका, ये होती है आपका बोनस लाइन। क्या बोलेंगे? बोनस लाइन इसको हम कहते हैं। और साथ ही यहां पर तो खत्म ही हो गया, ये एंड लाइन है। ये क्या है? ये एंड लाइन होती है, ठीक है। अब देखना कितना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। मिड लाइन तो हम सब जान सकते हैं कि भैया आधे पे होती है। ये जो होती है 3.75 मीटर इसकी लंबाई होती है, 3.75 मीटर। ये होती है 1 मीटर की, और ये होती है 1.75 मीटर की, 1.75 मीटर की, 1 मीटर की। इनको जोड़ोगे 3 और 1 4, 1 5, और पौन पौन आपका ऐसे जोड़ता हूं मैं, पौन पौन क्या बोलोगे, 1.5 हो जाएगा भैया, 6.5 मीटर इस तरफ की होगी। ऐसे ही साथी इधर भी यही होगी, क्योंकि आधा मैदान सेम होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, क्या पूछा गया है? मैं आपसे पूछूं बॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, तो क्या बोलेंगे? बॉक लाइन आप लोग ऐसे याद रखेंगे, क्रम से याद रखना। कैसे? मध्य होगा भैया, मध्य होगा, ठीक है, मध्य होगा। तो आप ऐसे बोलना कि मध्य में तो मिड लाइन होगी, मिड लाइन के बराबर में साथी क्या होगा आपका? मिड लाइन के बराबर में आगे चलेंगे तो पहली लाइन आएगी बॉक लाइन, बॉक लाइन के बाद में फिर आती है बोनस लाइन, और फिर आएगी एंड लाइन। तो ऐसे याद रख लेना। क्या बोलोगे? यहां पर MBB एंड, MBB एंड, MBB एंड। तो सारी दूरी बता पाओगे? थम्स अप करें जी भैया। कुछ साथी तो कह रहे हैं 3.75 मीटर होगी। इन दोनों के बीच की पूछ रहा हूं साथी, बोनस की और बॉक लाइन के बीच की दूरी तो 1 मीटर होगी। आपसे पूछूं एंड लाइन, ये एंड लाइन है, खत्म है यहां पर। एंड और बोनस के बीच की पूछूं तो 1.75। आपसे मैं अब कोई भी पूछ लूं, मैं पूछ लूं बोनस लाइन और मिडिल लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तब 3.75 + 1 हो जाएगा। कर देंगे, ये कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, मैच की अवधि मैंने आपको बताई थी, मुझे बताओ मैच अगर मेल का पर्सन का मैच है, मैच की अवधि कितनी होती है? तो आप बोलेंगे मैच होता है भैया 20 मिनट का, ठीक है। 2 हाफ होते हैं 20-20 मिनट के। किसके लिए? पुरुषों के लिए। ये किसके लिए है? ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए क्या होता है आपका? फीमेल के लिए होते हैं 15-15 मिनट के 2 हाफ। कितने कितने के? 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं आपका फीमेल के लिए। मुझे बताओ साथी ब्रेक टाइम कितना होता है? दोनों के लिए बराबर होता है
तो 5 मिनट का ब्रेक टाइम होता है। क्या बोलेंगे? तो पुरुषों के लिए कुल अवधि कितनी हुई? 40 मिनट हुई। और महिलाओं के लिए कुल अवधि कितनी हुई? 15-15 30 मिनट हुई। कितनी हुई? 15-15 30 मिनट हुई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड, उड़ीसा में या फिर हरियाणा में? तो बिरसा मुंडा साथी आपका कहाँ पर है? राउरकेला में है। क्या बोलेंगे? राउरकेला में स्थित है। और राउरकेला कहाँ पर है? आपका उड़ीसा में है। ठीक है, मैं 4-5 स्टेडियम आपसे पूछूंगा, मुझे बताना है। बरकतुल्ला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है? मैंने पहले भी कुछ बताए हैं आपको। बरकतुल्ला, क्या बोलेंगे? बरकतुल्ला आपका क्रिकेट स्टेडियम साथी कहाँ पर है? बरकतुल्लाह खान क्रिकेट स्टेडियम बताएंगे जी। ये कहाँ पर है आपका? तो जोधपुर। जोधपुर किस राज्य में है साथी? आपका राजस्थान में है भैया। कहाँ पर है? राजस्थान में। वानखेड़े स्टेडियम बताना, जिसको भारतीय क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। वानखेड़े कहाँ पर है? ये भैया महाराष्ट्र अर्थात मुंबई में है। क्या बोलेंगे? ये महाराष्ट्र अर्थात मुंबई में है। मुझे बताओ हमारे देश का प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ग्राउंड कहाँ पर है? क्या बोलेंगे? यूनिवर्सिटी ग्राउंड कहाँ पर है? तो यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। एकाना भी यहीं पर है, किसी को भूलना नहीं है। ठीक है, मानसिंह स्टेडियम हमारे देश में कहाँ पर है? मानसिंह स्टेडियम साथी आपका जयपुर में है। और जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान में। बाराबती स्टेडियम कहाँ पर है साथी? बाराबती वहीं पर है साथी जहां पर बिरसा है, यानी कि आपका कटक उड़ीसा में है। कहां पर है? कटक उड़ीसा में स्थित है। कटक उड़ीसा में ये स्थित है। आगे, निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है? यानी क्या न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, हाँ या ना? पहले तो ये बताएं, हाँ या ना? जी भैया, भारत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आप देखेंगे जब 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, तो जो आर्टिकल 124 का पार्ट सबसेक्शन 1 कहता है, वो कहता है कि न्यायाधीशों की उस समय पर संख्या कितनी थी? 1+7। आपसे पूछे जब शुरुआती दौर में न्यायालय में क्या थे? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और साथ क्या थे? आपके अदर, यानी कि अन्य न्यायाधीश थे। मैं आपसे पूछूं कुल न्यायाधीश कितने थे सुप्रीम कोर्ट में शुरुआती दौर में? बताओ भैया, कुल कितने न्यायाधीश थे आपका 1950 के दौर में? लेकिन 1956 में हमने क्या किया? न्यायाधीशों की संख्या को बदल लिया, और ये संख्या हो गई आपका 11, यानी कि 1+10 हो गई। तो जब भी मैं कुछ लिखूंगा डेटा, उसमें 1+ शामिल होगा। जैसे 1960 में ये संख्या कितनी हुई? 13 हुई। 1978 में साथी ये संख्या बढ़कर के कितनी हुई? 17 हुई। उसके बाद में साथी ये 25 हुई आपका 1986 में। 1986 के बाद में साथी ये 30 हुई 2008 में। ये बहुत काम का डेटा नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण डेटा बनेगा 2019 में संख्या कितनी हो गई? 34 हो गई। और वर्तमान में संख्या कितनी है? वो 34 है। तो इस बात से हम ये समझे कि न्यायाधीशों की जो संख्या है वो घटाई बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। किस अनुच्छेद के अनुसार पर? आपका आर्टिकल 124 एक इस बात को कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो संरचना है और गठन है वो किस तरह से होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चलेंगे जी अगले क्वेश्चन पर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं जी, आगे आ जाओ। उच्चतम न्यायालय, कुछ साथी तो हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में कंफ्यूज होते होंगे, बार बार बताता हूँ। उच्चतम न्यायालय देश में एक ही है, सुप्रीम कोर्ट है। कहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट? जरा बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान नई दिल्ली होगा। सुप्रीम कोर्ट उसको चाहे तो कहीं और भी उसको स्थापित कर सकता है। ठीक है, वो कहीं और भी स्थापित किया जा सकता है। बोलेंगे क्या? बोलेंगे जी। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, यानी 6 वर्ष तक कार्यकाल, या फिर अधिकतम 65 वर्ष, जो पहले हो। जी भैया जी, ठीक बात है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र मुख्य न्यायाधीश को देते हैं? नहीं जी। किसको देंगे भैया? प्रेसिडेंट को। वो अपना क्या बोलेंगे? नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा, और त्यागपत्र भी किसको साथी? प्रेसिडेंट को देते हैं। बी क्या हो जाएगा आपका? गलत होगा। ठीक है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, क्या बोलेंगे? संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है। सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय के भैया क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। 12 छूट गया क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है भाई साहब, ठीक है, आ जाओ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? उसको अभी कर लेंगे, पहले उसको कर लो। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 26 जनवरी 1950 को की गई। ठीक है, क्या बोलेंगे? ये भैया नई दिल्ली में स्थित है। क्या ये पहला उच्च न्यायालय, पहला सर्वोच्च न्यायालय यहीं पर था? आप मुझे बताएं, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय था वो पहले कहाँ था? तो आप सारे लोग जानते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में।
क्या बोलेंगे? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी साथी, वो कहाँ पर हुई थी? तो क्या बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भैया कलकत्ता में हुई थी। और कलकत्ता में किस वर्ष हुई थी जरा बताएं? कलकत्ता में ये आपका 1774 में हुई थी। क्या बोलेंगे? 1774 में। तब इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश किन को बनाया गया था बताएंगे? 1774 में जब मुख्य न्यायाधीश किन को बनाया गया था, तो कौन थे मुख्य न्यायाधीश? चीफ जस्टिस कौन बने थे तब साथी? आपका चीफ जस्टिस किन को बनाया गया था? कौन साहब बने थे? तो आप बोलेंगे भैया सारे साथियों का उत्तर आएगा एमपे एमपे एमपे। किसी ने लिखा है? नहीं लिखा। हीरालाल कानिया लिख रहे हैं, हीरालाल कानिया लिख रहे हैं। इनोसेंट गर्ल ने एकदम ठीक उत्तर दिया है, कंचन प्रसाद जी ने एकदम ठीक उत्तर दिया है, एली जहा इम्पे। अब तुम बुद्धू ही रहोगे क्या, ये बताओ मुझको, है? तुम 50-50 साल के हो जाओगे क्या तैयारी करते हो, तब उत्तर दोगे ठीक? कह रहे कुछ भी बता देते हो तुम। जब इन बच्चों को पता, तुमको क्यों नहीं पता? फिर रोते हो पेपर के बाद में। क्या बोलेंगे? मुख्य न्यायाधीश बने जी एलिजा इम्पे। यही फिर आपका साथी कहां पर? 1935 के अधिनियम द्वारा, 1935 का जो एक्ट आया उसके द्वारा क्या कर दिया गया इसको? 1935 के एक्ट के द्वारा इसको संघीय अदालत कह दिया गया। क्या बोल दिया गया? संघीय अदालत कह दिया गया। और देश आजाद होने के बाद में साथी क्या? 26 जनवरी 1950 को। मुझे बताओ सुप्रीम कोर्ट की जो पहली बैठक हुई, पहला कार्यवाही दिवस हम बोलें या पहली बैठक बोले, वो कब हुई थी? तो पहली बैठक बोलना भैया 28 जनवरी 1950 को हुई थी। 28 जनवरी 1950 को हुई थी। आर्टिकल साथी 124 से लेकर के 147 तक किसके बारे में बताता है? ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, अब इन्हीं का ऑपरेशन आगे आने वाली 1-2 कक्षाओं में हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तब तक जो बेसिक जानकारी मैंने दी, इस क्वेश्चन पर हम थे, तो इसमें गलत फैक्ट हमको मिल गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल कदाचार की स्थिति में ही हटाया जा सकता है, यहाँ पर हम पहुंच चुके थे। तो क्या बोलेंगे भैया, किसको त्यागपत्र देंगे? वो प्रेसिडेंट को देंगे। किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। यानी बी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। बी क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये जो गलत की बात है कि उसको भैया संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है, जी हाँ, ये आर्टिकल 124 का सबसेक्शन 4 कहता है इस बात को कि हटाया जा सकता है। अच्छा, मुझे बताओ आप जरा, जो सीजेआई है, जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश में कितने होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने होते हैं जरा बताएं? आपका सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, एक ही बात है। क्या बोलें इसको? सर्वोच्च न्यायालय बोलें या उच्चतम न्यायालय बोलें, तो एक ही बात होगी, सर्वोच्च या फिर उच्चतम। इन दोनों शब्दों का ही मतलब होता है सुप्रीम। क्या होता है? सुप्रीम इनका मतलब होता है। ठीक है, तो भैया अगर हम बात करें आपका कि इसकी जो साथी आपका नियुक्ति है, कौन करेंगे इनकी नियुक्ति? इनकी नियुक्ति भैया प्रेसिडेंट द्वारा होती है। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति द्वारा होती है। लेकिन आप मुझे बताओ किस आर्टिकल द्वारा होती है? प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 124 के सबसेक्शन 2 के द्वारा। एक में क्या बताया गया है? सबसेक्शन 124 एक में क्या बताया गया है? सुप्रीम कोर्ट की साथी स्थापना और उसकी संरचना के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्या बोलेंगे? 124(2) हो गया आपका। और साथ ही इसकी जो योग्यताएं होंगी वो कहां पर बताई गई हैं? योग्यताएं यानी कि कौन व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, ये योग्यताएं आपका 124 के 3 में बताई गई हैं। क्या क्या योग्यताएं हैं भाई? योग्यता एक तो ये है 5 वर्ष तक क्या रहे हो? 5 वर्ष तक एक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, एक जज के रूप में काम किया हो, कहाँ? हाई कोर्ट में। या फिर 10 वर्ष तक क्या की हो? एडवोकेट रहे हो, यानी कि आपका साथी एक वकील रहे हो, कहाँ? हाई कोर्ट में। और साथी क्या होना चाहिए आपका? राष्ट्रपति की नज़र में एक, राष्ट्रपति की नज़र में एक पारंगत, राष्ट्रपति की नज़र में, राष्ट्रपति की नज़र में एक पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पारंगत विधिवेत्ता उनको होना पड़ेगा। पारंगत विधिवेत्ता मतलब क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना पड़ेगा। शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। क्या बोलेंगे? पारंपरिक विधिवेत्ता होने चाहिए। ये किसके लिए? ये आपका योग्यताएं बताई गई हैं। ठीक है, आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
आर्टिकल आपका सुप्रीम कोर्ट के हैं। अनुच्छेद 145 न्यायाधीशों का वेतन बताता है क्या? नहीं जी, यहीं पर हम गलत हो जाएंगे। न्यायाधीशों का जो वेतन बताया गया है आर्टिकल 125 में, आज के बाद याद रख लेना है। जो जजेस को सैलरी मिलती है वो क्या बोलेंगे आपका 125 के अनुसार मिलती है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन कितना होता है? जो भारत के सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका वेतन कितना होता है? उस बच्चे को जो सही उत्तर बताएगा उतना ही इनाम मिलेगा। कि भैया न्यायाधीशों का वेतन जो है, एक साथी ने तो 5 लाख बता दिया, ये भारत के राष्ट्रपति का वेतन है साथी। आप एकदम से गलत हैं, एकदम से गलत है। देखना चाहेंगे 2.8 2.8 2.8 2.8, बहुत सारे साथियों ने बताया, बहुत शाबाश, बहुत तरक्की करो। अच्छा, आर्टिकल 145 फिर किसके बारे में है? आर्टिकल 145 है साथी सुप्रीम कोर्ट के नियम बनाने की शक्ति के बारे में। सुप्रीम कोर्ट नियम बना सकता है, नियम बनाने की शक्ति के बारे में, संचालन के नियम वो बना सकता है। बनाने की शक्ति वो 145 में बताई गई है। बाकी साथी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 143 कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कौन कर सकते हैं? कंसल्ट कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास पावर है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भारत के सब न्यायालयों पर लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दे दिया, कोई निर्णय दे दिया, बाकी सब आपका हाई कोर्ट को भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को वो मानना होगा ही, ठीक है। अनुच्छेद 139 कहता है रिट याचिका जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, जो आर्टिकल 32 के अनुसार वो, आर्टिकल 32 के अनुसार कितनी रिट बताई गई? 5 रिट, क्या बोलेंगे? 5 रिट बताई गई हैं, ठीक है, गलती नहीं करनी है। आगे भाई कुछ दोस्त लिख रहे हैं जजों की संख्या बीच में हो सकता है साथी 1-2 वर्ष का उसमें अंतर हो, बीच में जजेस की संख्या का कोई अर्थ नहीं है, कभी नहीं पूछी जाएंगी। हो सकता है मेरे से उसमें किसी वर्ष में आगे पीछे थोड़ी बहुत गलती हुई हो, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं। आपको याद रखना 1+7, शुरुआत में 8 थे आपका कोर्ट की स्थापना के समय, और अभी वर्तमान में कितने हैं आपका 1+33 यानी 34 जजेस है। उस पर मैंने वहां भी बोला है, उस बात पे फोकस करना है ना। भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? ठीक है, न्यायपालिका की संरचना कैसी है? विपिन कुमार जी एक ठीक उत्तर देते हुए क्या बोलेंगे भैया? 4 स्तरीय है, 2 स्तरीय है, 3 स्तरीय है, या फिर आपका पहले तो आकृति पूछे तो आप बोलेंगे शंकु के आकार की है। किस आकार की है? शंकु के आकार की है। और कैसी है साथी? आपका 3 स्तरीय है। पहला स्तर आता है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, क्या बोलेंगे? पहला तो आता है साथी आपका सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का स्तर है। फिर आता है आपका साथी हाई कोर्ट, यानी कि आपका उच्च न्यायालय। दूसरा कौन सा आता है? हाई कोर्ट आएगा आपका साथी। और फिर ये तो हो गया किसके लिए? केंद्र के लिए। ये हो गया साथी आपका राज्यों के लिए। और फिर जिलों के अंतर्गत कौन होते हैं? डीसी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। क्या होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। आपके जिले में भी होगा, जैसे आप देखते होंगे अपने जिले में, आप कभी गए हैं कोर्ट, तो कोर्ट आप जाएंगे तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिखा होता है, जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, वहां पर साफ साफ लिखा होगा। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। जिला एवं सत्र न्यायालय देखा है लिखा हुआ या नहीं? जिला और सत्र न्यायालय साफ तौर से लिखा होता है, जी भैया लिखा रहता है। तो जिला और सत्र न्यायालय की अगर बात करें तो सत्र में तो क्या होता है? क्राइम वाले मामले हो गए, हत्या, डकैती, अपहरण, ये सब। जिले में क्या होते हैं? जैसे जिन मामलों में सजा नहीं होती, जमीन वाले मामले हो गए आपका, ठीक है, दीवानी मामले हो गए, इन सबको इसमें साथी आपका देखा जाता है, ठीक है। आगे भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो तथर्थ न्यायाधीश, क्या बोलेंगे? तथर्थ न्यायाधीश यानी कि एड हॉक जजेस के बारे में बताता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, एड हॉक जजेस हम अपॉइंट करते ही क्यों हैं? क्या जरूरत पड़ती है? तो क्या बोलेंगे भैया? एड हॉक जजेस आपका जो साथी होता है, ये जो हमने सिस्टम लिया है, ये किस देश से लिया है, किस देश से हम प्रेरित है? तो ये सिस्टम हमने फ्रांस से लिया है। क्या बोलेंगे? फ्रांस से हमने इसको अपनाया है। कहाँ से? फ्रांस देश से इसको हमने अपनाया है। कब साथी? जब कोरम पूरा नहीं होता किसी बेंच के लिए गणपूर्ति ना होने पर। क्या बोलेंगे? अगर कोई कोरम पूरा नहीं है कि इतने जज चाहिए, तो एडहॉक जजेस को साथी क्या किया जाता है? एडहॉक जजेस को फिर आपका अपॉइंट किया जाता है। और ये कहां पर होता है? केवल सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में एडहॉक जज नहीं होते हैं। क्या बोलेंगे? हाई कोर्ट में भैया एडहॉक जजेस नहीं होते हैं। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। और किस अनुच्छेद के अनुसार? आर्टिकल 127 के अनुसार। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 127 के अनुसार। आर्टिकल 126 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कार्यकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। क्या? कार्यकारी सीजेआई। अगर सीजेआई नहीं है तो कार्यकारी कौन होगा? यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बताता है।
एक्टिंग सीजेआई की नियुक्ति किस में है आपका साथी? 126 में है। आर्टिकल 124 में आपको बता ही चुका। आर्टिकल 124 बताता है आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में। आपका क्या बोलोगे? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में साथी 124 बताता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा एड हॉक जज किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? आर्टिकल 127 में नियुक्त किए जाते हैं किसके द्वारा? सीजेआई द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा। किसके परामर्श से, किसकी सलाह से, किसके कंसल्ट से? प्रेसिडेंट की सलाह से। क्या बोलोगे? प्रेसिडेंट की सलाह से इनको साथी आपका क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट की सलाह से इनको क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां पर किया था? अब जितना मैं आपको हर्षवर्धन के बारे में बता चुका हूं उतनी उम्मीद आपसे करूंगा कि आप मुझे बताएंगे उत्तर। तो सम्राट हर्षवर्धन ने कहां कहां पर साथी? महामोक्ष परिषद इसको नाम दिया था हमने कि भैया प्रत्येक 5 वर्ष पर, क्या बोलेंगे? प्रत्येक 5 वर्ष पर वो आयोजित करता था और इसी को साथी क्या बोलते थे हम? मैं आपको बता चुका, महामोक्ष परिषद इसको हम कहते थे। निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की थी? हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा, वर्मन वंश में आपका कौन आया था? इत्सिंग आया था क्या? फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आया, या किसी के शासनकाल में नहीं आया? सुन सुयुन आया क्या? हुएन सांग, क्या बोलोगे? हुएन सांग आया साथी। और हुएन सांग आपका अगर हर्षवर्धन के टाइम पर आया तो 606 से 647 के बीच में आया होगा। तो साथी ये जो हेनस्वांग है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है? क्योंकि इसने जो लेखन किया ना, इसने जो लिखा वो ज़्यादा सटीकता से लिखा है, भारत के बारे में इसने वर्णन ज़्यादा अच्छे से दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं हम प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। यानी जितने भी यात्री यहाँ पर आए उन सब में राजकुमार यही है। कब आया साथी? आपका 629 में आया और 644 तक भारत में रुका, यानी कुल 15 वर्षों तक रुका। कौन सी बुक साथी इसने लिखी थी बताएंगे? कौन सी बुक लिखी थी? और हर्षवर्धन के बारे में किस पुस्तक से, किस चीनी यात्री की पुस्तक से पता चलता है? तो आप बोलेंगे भैया सीयूकी ने वर्णन दिया है। किसने वर्णन दिया है? सीयूकी पुस्तक, जो कि आपका हेनस्वांग ने लिखी, तो उसके बारे में ये वर्णन देता है। ठीक है। बाणभट्ट मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करें। जिस तरह से समुद्रगुप्त के दरबार में कौन रहता था बताएंगे? समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा? 33 पंक्तियों का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मैंने आपको बताया था। तो आप कहेंगे भैया वो आपका समुद्रगुप्त के दरबार में रहने वाला कौन था? हरिसेन था। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? कनिष्क के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, अशोक के, या फिर हर्षवर्धन के? तो साथ ही मुझे बताएं बाणभट्ट की जो रचनाएं हैं, बाणभट्ट ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? बाणभट्ट को हम कौन सी बुक्स के लिए जानते हैं? तो बोलेंगे भैया हर्ष के बारे में पहले तो उसने हर्षचरित्र लिखी। कौन सी? हर्षचरित्र लिखी। हर्षचरित्र पुस्तक कितने भागों में है? 8 भागों में। कहा जाता है इसके अंतिम 5 भाग तो स्वयं हर्षवर्धन ने ही लिखे थे। ठीक है, हर्षचरित्र लिखी। कादम्बरी पुस्तक को किसने लिखा है? कादम्बरी बुक को किसने लिखा है? ऐसे ही साथी आपसे पूछा जाएगा पार्वती परिणय को किसने लिखा है? क्या बोलेंगे? पार्वती परिणय बुक किसने लिखी है? पार्वती परिणय बुक किसने लिखी है? बाणभट्ट। अच्छा, हर्षवर्धन स्वयं भी एक लेखक थे। आपसे कभी पूछे कि बाणभट्ट ने हर्षवर्धन को क्या बताया है? एक बांसुरी वादक बताया है। जैसे मैंने आपको बताया कि समुद्रगुप्त लिखता है, समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन लिखता है कौन से वादक? वीणा वादक। इसी तरह हर्षवर्धन को कौन सा वाद्य यंत्र के लिए बताया गया? बांसुरी के लिए। स्वयं हर्षवर्धन ने भी साथी 3 नाटक लिखे हैं और उन 3 नाटकों के क्या नाम है? क्या बोलेंगे? नाटकों क्या नाम है? एक तो साथी उसने नागानंद को लिखा है। एक साथी आपका प्रियदर्शिका को लिखा है। किसको लिखा है? प्रियदर्शिका को लिखा है। और एक साथी आपका रत्नावली को लिखा है। किसको लिखा है? रत्नावली को लिखा है। अगर मैं पूछूं ये 3 नाटक किसके हैं तो आप कहेंगे ये स्वयं हर्ष के द्वारा रचित नाटक हैं। किसके नाटक हैं? ये स्वयं हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटक हैं। ठीक है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किन सेनाओं द्वारा लड़ा गया? क्या बोलेंगे? इसको साथी ट्रिपलेट स्ट्रगल इसको हम बोलते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष दरअसल में जब हर्ष की मौत किस वर्ष हुई? पूरी कक्षा से जानना चाहूंगा, तब मुझे लगेगा कि मेरी ये क्लास अलर्ट मोड की क्लास है। हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो आप कहेंगे कि भैया उसका जो शासन रहा 647 आपने बताया। तो जैसे ही हर्षवर्धन की मौत हो गई तो उसके बाद में उसका साम्राज्य, बहुत सारे साथी गलत लिख रहे हैं दोस्त। आपकी जो लापरवाही है
आपका साथी जो फोकस बिगाड़ना है और कोई ठीक उत्तर देता और आप नहीं दे पाते, ये सिर्फ और सिर्फ दर्शाता है कि आपका रिवीजन और मेहनत में कमी है। और आपका रिवीजन और मेहनत यदि आपने नहीं बढ़ाया तो ये बात श्योर हो जाएगी कि आपकी स्थान जो है वो कोई और लेगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है। प्रकृति का नियम है, दुनिया में हमेशा उन लोगों ने जिन्होंने स्ट्रेटजिकल तरीके से बहुत मेहनत की, उन प्राचीन योद्धाओं के समय से आज के इस इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में आगे वो लोग पहुंचे हैं जिन्होंने साथी सही स्ट्रेटजी से काम किया है, मेहनत की है, बारंबार खुद को धार दी है। तो आपका हर्षवर्धन 647 के बाद में उसका साम्राज्य बहुत कमजोर हुआ, तो सबकी नज़र जो थी वो कहाँ पर थी? कन्नौज पर थी। तो इस कन्नौज के लिए साथी तीन तरफ से भारत में, तीन तरफ से साथी कौन? पालवंश, चालुक्य नहीं थे, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंश। कौन तीन थे? आपका गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पालवंश थे। यानी कि कन्नौज, मुझे बताइए साथी आपका, अगर मैं आपसे बोलूं कि कन्नौज की अगर हम स्थिति बात करें, भारत के किस राज्य में साथी कन्नौज की स्थिति है, मुझे बताएं। भारत के किस राज्य में साथी आपका कन्नौज की स्थिति है? तो आप बोलेंगे भैया यूपी के कन्नौज में। तो इधर से तो साथी आपका कौन? गुर्जर प्रतिहार थे। कौन थे? इधर से थे आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक, ठीक है। अच्छा, इधर से कौन थे साथी? बंगाल की साइड से, बंगाल की साइड से इधर से थे पाल शासक, क्योंकि कन्नौज से सारे देश को जाकर के आपका रास्ते गुजरते थे, सबकी नज़र उसी पे थी कि जिसका इस रास्ते पर अधिकार होगा साथी। और इधर से थे आपके साथी कौन? राष्ट्रकूट शासक। तो इन तीनों से क्वेश्चन बनेगा आपका कि पहले तो क्वेश्चन बनेगा गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक, तीनों वंश के संस्थापक आप मुझे बताएं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो साथी फाउंडर थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के जो फाउंडर हैं वो है नागभट्ट प्रथम। कौन है? नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट फर्स्ट है। आपसे पूछे साथी कि अगर मैं पूछूं त्रिपक्षीय जो ट्रिपलेट स्ट्रगल है आपका, त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने भाग लिया था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में आप कहना गुर्जर प्रतिहारों की तरफ से वत्सराज थे। कौन थे? वत्सराज थे। आपसे पूछे त्रिपक्षीय संघर्ष में जो अंतिम विजय पाई वो कौन शासक है? वो भी गुर्जर प्रतिहार वंश से है और उनका नाम था नागभट्ट द्वितीय। क्या नाम था? नागभट्ट सेकंड उनका नाम था। और फाइनल विजय आपसे पूछे, अंतिम विजय कन्नौज पर किसने पाई थी? तो वंश पूछेगा तो गुर्जर प्रतिहार कहेंगे, और व्यक्ति का नाम पूछेगा तो नागभट्ट द्वितीय आप कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछे पालवंश के फाउंडर कौन है साथी? पालवंश जो कहां पर था आपका साथी? पालवंश जो कहां पर था आपका? पश्चिम बंगाल में था। क्या बोलोगे? बंगाल के क्षेत्र में था। और बंगाल में साथी इतनी अराजकता फैल गई थी तो कोई भी आकर के बंगाल पर आक्रमण करके उसको लूट लेता था। इवन कश्मीर तक के ललितादित्य जैसे शासकों ने आकर के इसको लूट लिया था उस समय पर, इतना कमजोर था। तो यहाँ का जो व्यक्ति थे, यहाँ की जनता इतनी परेशान हो गई थी कि हमारे पास कोई शासक होना चाहिए, तो सहमति से उन्होंने जो अपना फाउंडर बनाया था वो गोपाल को बनाया था। क्या बोलेंगे? गोपाल को बनाया था। तो अब क्वेश्चन बनेगा कि पाल वंश में कौन था जिसने ट्रिपलेट स्ट्रगल यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में इनकी तरफ से कौन गया था? कौन राजा था त्रिपक्षीय संघर्ष के समय पर आपका पाल वंश का? तो आप बोलेंगे धर्मपाल था। क्या बोलेंगे? धर्मपाल था। ऐसे ही साथी आपसे पूछेगा राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर कौन है? ये तीसरा वंश था जिसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक तो थे दंती दुर्ग, जिन्होंने इस वंश को शुरू किया था। लेकिन वो कौन व्यक्ति है जो त्रिपक्षीय संघर्ष के समय पर था? त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन व्यक्ति था आपका? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन व्यक्ति था आपका? आप बोलेंगे भैया इनका जो राष्ट्रकूटों का शासक ध्रुव था। तो आप समझ गए कौन कौन व्यक्ति थे त्रिपक्षीय संघर्ष में? वत्सराज, आपका ध्रुव और साथी धर्मपाल थे। अंतिम रूप से जो विजय मिली थी वो किसको मिली थी? नागभट्ट द्वितीय द्वारा। ठीक है, इतनी बात क्लियर रखेंगे। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं भैया, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। दिक्कत होगी तो फिर किस बात के छात्र? कहते हैं गर्व से खड़े होते थे योद्धा तलवार लेकर के अपना सिर ऊपर करके कि फतेह मैं ही करूंगा। बाकी स्थितियां परिस्थितियां किसी को नहीं पता होती थी कि युद्ध के मैदान में साथी होगा तो क्या होगा। बस एक हौसले की जरूरत होती थी कि हाँ मेरे पास तलवार है। उसी तरह एक छात्र होता है जो कहता है कि भैया मेरी आर्थिक स्थिति, सामने कल की परिस्थिति, परसों स्थितियां क्या होंगी मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, मेरे पास ये पेन है, कागज है, मैं अपनी तकदीर को बदलने के लिए जितना पुरजोर प्रयास कर पाऊंगा, मैं बार बार टूटूंगा, मैं बार बार भैया बार बार ये प्रयास करता रहूंगा, मैं बार बार उठूंगा और मैं बार बार प्रयास करूंगा। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के दौरान हुई थी? पाल वंश समझ गए? कौन था फाउंडर बताएंगे जरा? पाल वंश का साथी फाउंडर कौन था? तो पाल वंश का जो फाउंडर था वो था आपका, मैंने बताया, गोपाल। और गोपाल को साथी क्या बोलेंगे? जो गोपाल व्यक्ति है वो लोगों की साथी आपका परमिशन से लोगों ने खुद राजा बनाया। क्या उसके पिताजी राजा थे? नहीं,
उस वो तो उन लोगों की रक्षा करने वाला एक व्यक्ति था। क्या बोलेंगे, इस गोपाल को उन्होंने मत्स्य न्याय, क्या बोलेंगे, जो अराजकता का शासन था उसको खत्म करने के लिए, अराजकता के शासन को खत्म करने के लिए भैया हमारे रक्षक बनो। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका, ओदंतपुरी में मठ का निर्माण किसने कराया? ओदंतपुरी में मठ का निर्माण, मठ भैया बौद्ध धर्म, जी हाँ ये बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। क्या बोलेंगे, ओदंतपुरी में मठ का निर्माण इसने कराया। नालंदा मैं आपको बता चुका हूं, साथ ही गुप्तों के समय पर स्थापित हुआ। किसके समय, किसने स्थापित किया था, नाम बोलेंगे भैया, कुमार गुप्त था, कुमार गुप्त था आपका। विक्रमशिला की बात करें, बिहार में सोमपुरा विहार, आपका जगदल विहार, ये किसके द्वारा, ये आपका पाल वंश के धर्मपाल के द्वारा, किसके द्वारा, धर्मपाल के द्वारा इनको साथी स्थापित किया गया, धर्मपाल द्वारा। आकर के अनुसार नहीं, आकार के अनुसार, आकर तो खान को कहते हैं, माइन को कहते हैं। आकार के अनुसार सौरमंडल के गिरहों का अवरोही क्रम क्या होगा, बोलेंगे भैया आकार के अनुसार, आकार के अनुसार लगाएंगे, ये आपका क्वेश्चन है क्योंकि आकार के अनुसार पूछा जाता है साथी कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी आकार के आधार पर कौन से नंबर का ग्रह है। क्या बोलेंगे, बोलेंगे भाई फटाफट से। भैया सेट आप में आपने गलती कर दी, आपका माघ लिख दिया आपने, कृष्ण चतुर्दशी नहीं, कृष्ण चतुर्दशी साथी आपका होली के पास फागुन में मनाई जाती है, मैं देख लेता हूँ। क्या बोलेंगे आपका, क्या हम उसको माघ लिख चुके हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ। एक साथी का डाउट आ रहा है कि शायद हमसे कोई गलती हुई है। होली हो गया आपका साथी, होली 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 कहाँ पर है यहाँ पर साथी, बताएंगे जरा। कृष्ण जी के बारे में तो हमने कहीं नहीं लिख रखा है, कृष्ण जी के बारे में कहीं पर लिखा था हमने भैया, महाशिवरात्रि की बात हुई है भाई यहाँ पर। अबे यार, चलो देख लेंगे, आप लोग एक बार रिसर्च कर लेना, तुम भी पढ़े लिखे हो यार, देख लेना भाई, मेरी समझ के बाहर आप क्या कह रहे हैं। वापस आएंगे एक बार, ठीक है, वापस आएंगे सारे साथी, इधर बताएंगे। तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है भैया, बृहस्पति है, जी भैया इस बात में कोई शक ही नहीं है। तो क्या बोलते हैं, JSUNEVMM, JSUNEVMM, ठीक है एकदम से, पहला विकल्प ठीक है। तो मुझे बताएं पृथ्वी कौन से क्रम का होगा साथी, पृथ्वी बताएंगे एक बार, क्या बोलेंगे, पृथ्वी कौन से क्रम पे आएगा आपका, 1 2 3 4। तो क्या बोलेंगे आपका, ऐसे भी पूछ लेता, आकार के आधार पर पृथ्वी के बाएं और दाएं कौन कौन से होंगे, वरुण और शुक्र होंगे, क्या होंगे, वरुण और शुक्र होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो पार्थिव ग्रह नहीं है, क्या टेरिस्टेरियल प्लैनेट नहीं है, कौन सा नहीं है बताएंगे जी। तो टेरिस्टेरियल किनको बोलते हैं साथी, आपका क्षुद्र ग्रह के बाएं तरफ वाले जो सूर्य की तरफ है, कौन कौन से हैं आपका, एक तो मरकरी है, एक वीनस है, ठीक है, फिर अर्थ है आपका, क्या बोलेंगे, अर्थ के बाद में साथी आपका, सॉरी यहाँ पर कौन सा, मंगल, सॉरी बुधवार है, बुधवार के बाद में यहाँ पर आपका शुक्रवार है, फिर पृथ्वी है, और फिर आपका मार्स है, क्या बोलेंगे, फिर आपका मार्स है, ठीक है। तो ये चारों के चारों जो हैं, ये चारों के चारों, इनको हम बोलते हैं टेरिस्टेरियल प्लैनेट, यानी कि इनकी जगह कौन होना चाहिए भैया, शनि की जगह भैया जी पृथ्वी होना चाहिए। और टेरिस्टेरियल प्लैनेट को ही हम क्या बोलते हैं साथी, इसको पार्थिव ग्रह बोले, टेरिस्टेरियल प्लैनेट बोले, इन्हीं को साथी हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। आंतरिक ग्रह, इसका मतलब क्या होता है, कितने साथी जानते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं इसी को साथी आपका स्थलीय ग्रह बोल सकता है, इसी को आपका स्थलीय ग्रह बोलेगा, ठीक है। इसी को साथी आपका चट्टानी ग्रह भी कह सकता है, क्योंकि ये सब कैसे हैं, ठोस हैं, कैसे हैं, ये सब ठोस हैं, स्थल आकृति वाले हैं, स्थल आकृति वाले हैं, ठीक है, स्थल आकृति वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं बाकी के चार कौन कौन से बचे, तो क्या बोलेंगे भैया, बाकी के चार अगर हम बात करें तो इसके बाद में कौन कौन आते हैं आपका, मार्स के बाद में तो कौन कौन आएगा, बृहस्पति आएगा, जुपिटर आएगा साथी आपका, बृहस्पति के बाद में साथी कौन आता है आपका, शनि आएगा, सचर्ण आएगा, उसके बाद में यूरेनस यानी कि साथी आपका अरुण ग्रह आता है, और फिर नेपच्यून यानी कि वरुण आता है। तो ये बाकी के जो चार हैं, इन चारों को हम क्या बोलेंगे, इन चारों को हम बोलते हैं बाह्य ग्रह, बाह्य बोले। इन चारों को हम गैसीय भी कहते हैं क्योंकि ये गैस के बने हुए हैं। इन्हीं चारों को हम साथी आउटर प्लेनेट भी बोलते हैं। इन्हीं चारों को साथी हम आपका जोवियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो कई बार एग्जाम में जोवियन नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा जोवियन है और कौन सा नहीं है। तो जोवियन कौन से हैं, जो बाहरी ग्रह हैं, कौन से हैं, जो बाहरी ग्रह हैं, उनको हम जोवियन कहेंगे। दिन व रात होने के क्या कारण हैं, कि अभी दिन है और फिर रात हो जाएगी,
अब फिर अंधेरा होगा, फिर उजाला होगा, क्या है? तो क्या बोलेंगे? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। क्या बोलेंगे? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ठीक है, अभी ये साइड आ गई आपके और फिर घूम के दूसरी साइड आ गई। ठीक है, पृथ्वी का जो साथी झुकाव है वो कितना है? 23.5 डिग्री का झुकाव है। 23.5 डिग्री का जो साथी उसका झुकाव है, आपका अक्षीय झुकाव, वो किसका कारण बन जाता है? वो ऋतु परिवर्तन का कारण बन जाता है। तो झुकाव किसका कारण होता है? ऋतु परिवर्तन का। अब मुझे बताओ, पृथ्वी जो घूमती है वो किस दिशा में घूमती है? ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो होता है पश्चिम से पूर्व। कैसे होता है? और सारे ग्रह भी कैसे घूमते हैं? सारे ग्रह भी पश्चिम से पूर्व ही घूमते हैं, सिर्फ 2 ग्रहों को छोड़कर। ठीक है, ये क्या है? ये पृथ्वी का घूर्णन है आपका। लेकिन 2 ग्रह कौन से साथी अपवाद हैं इसके? एक्सेप्शन केस कौन कौन से हैं आपका? एक तो साथी शुक्र यानी कि वीनस, और एक साथी आपका अरुण यानी कि यूरेनस। क्या बोलेंगे? अस अस वाले जो हैं ये कहते हैं हम उल्टे घूमते हैं। ये कैसे घूमते हैं? ये कहते हैं हम उल्टे घूमते हैं, ये अपवाद है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी किसने नापी भैया? तो नापी कैसे? वैज्ञानिक यंत्रों से नापी होगी। तो क्या बोलेंगे भैया? सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या बोलेंगे? 146.7 मिलियन किलोमीटर। 149, 142, 107, क्या बोलेंगे? 149.6 मिलियन। ये एक एवरेज डिस्टेंस है। क्या बोलेंगे? ये एवरेज डिस्टेंस है अधिकतम और न्यूनतम का। मुझे बताओ साथी, अगर हम बात करते हैं न्यूनतम की, अगर हम बात करते हैं तो वो होती है 147.5 मिलियन। मिलियन में होते हैं 10 लाख। क्या बोलेंगे? मिलियन में होते हैं 10 लाख। एम फुल क्या है? 147 लाख, ये क्या गुणा 10। 147.5 में आप क्या करेंगे? 10 लाख की गुणा करोगे। इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इतने किलोमीटर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, इस दूरी को हम बोलते हैं सूर्य के सबसे पास की दूरी, यानी कि उपसौर इसको हम बोलते हैं, सबसे पास है। क्या बोलते हैं इसको? उपसौर बोलते हैं, पेरिहिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिहिलियन इसको हम कहते हैं। और उपसौर की स्थिति कब बनती है साथी? आपका 3 जनवरी को बनती है। लेकिन एक दूरी साथी आपका 152.7 किलोमीटर, 7 मिलियन किलोमीटर जो है, 152.7 मिलियन किलोमीटर, इसको साथी हम बोलते अपसौर। ये मैक्सिमम दूरी है। तो पूछेगा अपसौर की स्थिति, अपहिलियन की स्थिति कब होगी? अपहिलियन की स्थिति कब होगी? तो आप बोलेंगे भैया ये 3 जनवरी को होती है पेरिहिलियन, ये होती है 4 जुलाई को। क्या बोलेंगे? 4 जुलाई को। तो सबसे ज्यादा दूरी क्या है आपकी? वो 152, यानी 152 करोड़ किलोमीटर आप इसको बोल सकते हैं। 147 करोड़ किलोमीटर इसको आप बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं करनी है। ठीक है, क्या बोलेंगे? 152 करोड़ किलोमीटर मैक्सिमम, और एक औसत आएगा 149। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? विषुवत रेखा समझते हैं, पृथ्वी के मध्य से जिस रेखा को हम बांटते हैं, तो क्या बोलते हैं इसमें साथी? हम देखते हैं परिक्रमण पृथ्वी का। जैसे ये साथी आपका, ये आपका सूर्य हुआ, ये साथी आपका सूर्य हुआ, और पृथ्वी क्या कर रही है? इसका चक्कर लगा रही है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। सब लोग जानते हैं जी भैया, पृथ्वी इसका दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी की स्थिति क्या हो सकती है? यहां भी हो सकती है, एक यहां पृथ्वी, एक यहां। 4 स्थितियां हम इसके लिए लेते हैं। 4 स्थितियां होती है। ये स्थिति है साथी 21 मार्च की, ये स्थिति कब की है? 21 मार्च की, और ये स्थिति है आपका 23 सितंबर की। तो इन्हीं दिनों में क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर क्या बढ़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। यहाँ पर मकर रेखा की बात आ जाती है। ये 21 जून है जिस दिन सबसे लंबा दिन होता है, और ये स्थिति है साथी आपका 22 दिसंबर। इस दिन क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है। क्या बोलेंगे? सबसे छोटा दिन होता है। क्या बोलेंगे? सबसे छोटा दिन किस दिन होता है? आपका 22 दिसंबर। और सबसे लंबा दिन साथी किस दिन होता है? 21 जून को होता है। क्या बोलेंगे? सबसे लंबा दिन, सबसे बड़ा दिन बोलेंगे शायद। क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा दिन कब होता है आपका? क्या बोलेंगे? ये साथी इस दिन होगा। नहीं, लंबा ही बोलेंगे साथी, बड़ा नहीं, वो विशेषण के रूप में ठीक नहीं है। क्या बोलेंगे? सबसे लंबा दिन कौन सा होगा? ठीक है, सबसे बड़ा हो गया क्योंकि उसका स्केल है। भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष में की थी? आरआरबीज को कब खोजा गया था? आगे आएंगे, फटाफट से बोलेंगे।
आरआरबी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बोलेंगे जी फटाफट से। भैया आपने 147 करोड़, सॉरी मैंने गलत शब्द का प्रयोग किया होगा, 147 करोड़ नहीं, 14 करोड़ किलोमीटर बोलते हैं। 14 करोड़ किलोमीटर एकदम से सही होगा, 147 नहीं। तो क्या बोलेंगे, आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष में शुरू हुई है? आरआरबीज की साथी, तो आरआरबी आप बोलेंगे 1975 में। मैं आपसे पूछूं देश में साथी आरआरबी एक्ट कब आया? आरआरबीज के लिए एक्ट कब आया? भारत सरकार ने 1975 में इनकी स्थापना की। और आरआरबी रीजनल, आपका क्या बोलोगे, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए जो एक्ट आया वो अगले वर्ष आया 1976 में। और साथ ही 1975 की बात करें तो 26 सितंबर 1975 को इनकी स्थापना हुई थी। मुझे बताओ जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं उसमें केंद्र सरकार की भागीदारी कितने प्रतिशत होती है? यहाँ पर जो साथी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की भागीदारी होती है वो कितने प्रतिशत होती है? तो आप बोलेंगे केंद्र सरकार की भागीदारी 50% होती है। इसमें जो साथी राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी होती है वो साथी आपका 15% होती है, सॉरी। और बैंक का आपका 35% होता है। क्या बोलेंगे, बैंक की भागीदारी कितनी होती है इसमें? जिस बैंक का है उसकी भागीदारी 35% होती है। मुझे बताओ प्रथम आरआरबी देश में कौन सा है? पहला आरआरबी कहां पर खुला था? तो पहला आरआरबी साथी आपका 2 अक्टूबर 1975 को, कहां पर? 1975 को यूपी के मुरादाबाद में, यूपी के मुरादाबाद में साथी आपका, यूपी के मुरादाबाद में ओपन हुआ। और क्या नाम था उसका? उसका नाम है प्रथमा बैंक। क्या बोलोगे? उस बैंक का नाम था प्रथमा, प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक देश का पहला आरआरबी है, ठीक है। प्रथमा बैंक देश का पहला आरआरबी है। भारतीय बैंकिंग लेन देन के संबंध में एनईएफटी का क्या मतलब होता है? मेरे हिसाब से एसएससी का कोई वर्ष नहीं है जिसमें आरटीजीएस, एनईएफटी, चाहे कंप्यूटर के क्वेश्चन हो आपका, चाहे जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता हो, इस बार भी आप देखेंगे हर एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन शामिल होता है। तो क्या बोलते हैं इसको? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसको हम कहते हैं। देखो साथी, 3 चीजें आपने पढ़ी होंगी, एक तो यूपीआई, एक साथी आपका एनईएफटी, ठीक है, बैंक में भी आप कभी जाते होंगे तो पढ़ते होंगे, और एक आरटीजीएस। तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, आप बताएंगे, ठीक है। आप सब लोगों से उम्मीद करूंगा जरा बताएं यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। और आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथी आपके रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? पूछेगा यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जिन साथियों ने लिखा होगा बड़ा गजब लिखा होगा। मुझे बताओ मिनिमम लिमिट कितनी होती है? कितना पैसा आप यूपीआई से अपने दोस्त को भेज सकते हो? तो यूपीआई से आप कहेंगे भैया मिनिमम लिमिट कम से कम 1 रुपया तो होगा ही। एनईएफटी से आप कितना भेज सकते हो? 1 रुपया मिनिमम भेज सकते हैं। आरटीजीएस से साथी कम से कम 2 लाख रुपए। अब तुम्हें बताओ मैं तुम्हारे खाते में क्या करूं? यूपीआई चाहते हो, एनईएफटी चाहते हो, या साथी आरटीजीएस चाहते हो? और मैक्सिमम लिमिट भैया कितनी है? अब ये भी बता देना, मिनिमम लिमिट में चाहिए या मैक्सिमम लिमिट में? तो मैक्सिमम लिमिट इसकी साथी आपका यूपीआई की 5 लाख है, ठीक है। पहले 2 लाख थी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा दिया। इसकी कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितना भी पैसा भेज सकते हो। मिनिमम लिमिट है, इसकी मिनिमम लिमिट आपका साथी 2 लाख है, मैक्सिमम इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आप लोग चुनना चाहेंगे जैसे क्वेश्चन में चुनते हैं? आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट चाहते हो या आरटीजीएस की मैक्सिमम लिमिट? अब मैं उन साथियों को देखना चाहूँगा जो कहेंगे कि भैया हम किसी का पैसा नहीं लेना चाहते, ठीक है, हर किसी का पैसा उसकी मेहनत का पैसा होता है, हम अपने दम से पैसा कमाएंगे। कुछ साथियों ने ऑप्शन भी चुन लिया है कि ऑप्शन चुन के तुमको मिलने भी वाला है, जरा सोचिए। अब यार बुद्धिमानी से तुम लोग अपने खुद के अस्तित्व को भी गिराते हो। जैसे मैंने बच्चों से एक दिन कक्षा में पूछा ना, सबसे ईमानदार कौन है? सबने बोला कुत्ता 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 कुत्ता, डॉग। खुद को कोई लिख ही नहीं रहा है, तो तुम्हारा अस्तित्व कहाँ सोता हुआ रहता है? तुम खुद को कब पहचानोगे? ठीक है, आगे आएंगे। भारत में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या है? भारतीय स्टेट बैंक 1955। क्या बोलेंगे? स्टेट बैंक 1955, इंपीरियल बैंक 1921, भारतीय रिजर्व बैंक 1935, आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान साथी ये पहला बैंक है साथी आपका, ठीक है, आपका कब का? 1770 का। क्या बोलेंगे? 1770 से लेकर के 1832 तक इसकी फंक्शनिंग रही थी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कौन सा हो जाएगा भैया? आपका सी विकल्प एकदम से ठीक हो जाएगा। ऐसे घबराना मत कभी, यहाँ ए चुन लो, ए वहां पर ठीक है, लेकिन ए जो है वो सी विकल्प में है।
ए जो है वो साथी आपका सी विकल्प में है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आरबीआई की स्थापना भैया 2 अक्टूबर 1975। मैंने 1900 ये नहीं लिखा 2 अक्टूबर 1975, लिखा है 2 अक्टूबर 1975 ही तो लिखा है भाई, 1975 ही लिखा है मेरे साथी, आपने कुछ और पढ़ लिया है। वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये आज के बेसिक क्वेश्चन है थोड़े, ठीक है, फिर इसके एडवांस लेवल पे चल देंगे। तो क्या बोलेंगे, कितने बैंकों को नेशनलाइज किया गया? 14 बैंकों को। क्या लिमिट थी, कितनी राशि से ऊपर के बैंक थे बताएंगे? जिनकी जिनकी पूंजी कितनी थी, जिनकी पूंजी, जिनका जो कैपिटल था वो कितने से ज्यादा था, क्वेश्चन पूछा गया आपका साथी। तो आप बोलेंगे जिनका कैपिटल जो था साथी 50 करोड़ प्लस था, उन सभी 14 बैंकों को क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया 19 जुलाई 1969 को। किसकी सरकार थी जरा बताएंगे? 1969 में इंदिरा गांधी जी थी। और साथी यहाँ पर 14 बैंक हुए थे। मुझे बताओ 1980 में कितने बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया था? तो 1980 में आप कहेंगे भैया 6 बैंक और थे जिनको नेशनलाइज कर दिया गया, 6 बैंक और थे, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें जरा, ठीक तरीके से उत्तर बताएंगे। बहुत अच्छे से मैंने आपको सिखाया भी है। आपका साथी गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जरा बताएंगे। स्थितिज ऊर्जा किसमें होगी, गतिज ऊर्जा किसमें होगी? देखो, पन बिजली हाइड्रो पावर प्लांट है जो कि बांध पर बना होता है, तो वो स्थिति की वजह से ऊर्जा हो गई, पन बिजली हो गई। रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा किसमें होगी? चलने वाली चीजों में, ये पवन चक्की में हो गई आपका। विकिरण ऊर्जा साथी कहाँ से आएगी? सूर्य की विकिरण से आएगी, सौर ताप से आएगी। और रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो डीजल जनित्र में होती है, जो डीजल जनरेटर होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? रासायनिक ऊर्जा उससे पैदा हो जाएगी। तो क्या ठीक होगा जरा देखें। ए पहले का हो गया 3, पहले का हो गया 3, सभी में 3 ही है। दूसरे का हो गया साथी आपका 4, दूसरे का हो गया साथी 4। ऑप्शन बी एकदम से ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम से ठीक होगा। ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो सबसे पहले तो आप मुझे ओजोन का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। तो उसके लिए साथी ओजोन होता है आपका O3। इसके लिए आपको O की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। 8 क्या है इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। तो परमाणु भार से हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, ठीक है। क्या मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? अब O3 है, तो O3 को निकालने के लिए साथी आपको इसका क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक वेट पता होना चाहिए 16। और कितने O के परमाणु है? 3 है। 16 तिया कितना हो जाएगा आपका साथी? 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। क्या होगा? 48 सही आंसर होगा। जैसे N2 का मुझको बताइए, नाइट्रोजन का N2 का बताओ जी, N2 का बताएंगे सारे दोस्त। तो N का कितना होता है? उसके लिए N की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। N क्या बोलोगे? 7N14, यही होता है जी, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं हमें। N कितना है आपका? 14 है। तो N की वैल्यू कितनी हो गई आपका साथी? 14 हो गई, ठीक है। अब चाहिए क्या हमको? N2 चाहिए। तो 14 दूनी क्या हो जाएगा? 14 टू जा, क्या बोलेंगे? 14 टू जा 28, क्या बोलेंगे? 14 टू जा 28 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करते थे तुम भी, 14 4 जा करना है और मन में याद कर ली 14 14 14 दूनी 14 दूनी 18 14 14 चौका करके और फिर 4 जा बता दिया। N2 का, NH3 का साथी बताएं, NH3 का कितना होगा? तो इसके लिए N का पता होना चाहिए। N कितना हो गया? 14 हो गया जी, ठीक है। अब N के अलावा कुछ है तो जुड़ेगा, क्योंकि N तो पूछ नहीं रहा, सिर्फ H3। और H का कितना होता है? 1, H1 आपका 1 होता है, 1 तिया 3 होगा। 14 और 3 कितना हो जाएगा? अमोनिया का 17 हो जाएगा। कितना होगा आणविक द्रव्यमान? निकाल सकते हैं किसी का। कार्बन का बताना, कार्बन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? कार्बन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। कार्बन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? फिर मैं आपसे पूछूंगा CO2 का कितना होगा, ठीक है। ये होमवर्क करके देखना है इनको। C का कितना होता है? C6 14 होगा। अब C 14 है, अकेले C का चाहिए तो 14 हो गया आपका। CO2 है साथी, तो यहाँ पर C का अलग से निकालना, O का दुगना करना और जोड़ लेना, ठीक है। निकाल पाएंगे तो अच्छी बात है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम चाहिए Na, हाइड्रोजन चाहिए H, कार्बोनेट CO3। तो NaHCO3 ये बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है? ये भैया बेकिंग सोडा होता है। इसी को हम बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको हम कहेंगे, ठीक है।
अच्छा जी, ये क्या होता है वॉशिंग सोडा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं Na2। ये फॉर्मूले अक्सर पूछे जाते हैं, याद रख लेना। 10H2O क्या होता है ये? इसको बोलेंगे, क्योंकि इसमें बीच में H नहीं है तो ये बाई नहीं है इसमें, इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी जिप्सम का सूत्र बताइए दोस्त। जिप्सम का फॉर्मूला कितने दोस्त बता सकते हैं? उनको फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पता होगा। CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या आता है? हाफ H2O आता है। CaSO4 इंटू हाफ H2O, हाफ H2O आएगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूले मैं आपसे जानना चाहूंगा। नीला थोता क्या फॉर्मूला क्या होता है? कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट का क्या होता है? CuSO4 होता है, CuSO4। हरा कशिश जिसको फेरिक सल्फेट हम कहते हैं, हरा कशिश जिसको हम फेरिक सल्फेट कहते हैं, क्या फॉर्मूला होता है जरा बताओ? Fe2SO4 का होल थ्राइस भैया होता है। ठीक है, होल थ्राइस होता है। लाल दवा किसको बोलते हैं? बताएंगे जी। लाल दवा किसको बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट को बोलते हैं भैया, पोटेशियम परमैंगनेट। फॉर्मूला क्या होगा? KMnO4 होगा। फॉर्मेलिन क्या फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मेलिन का फॉर्मूला क्या होगा साथी? फॉर्मेल्डिहाइड के रूप में होता है, HCHO होता है। वुड स्प्रिट साथी क्या बोलेंगे? वुड स्प्रिट का फॉर्मूला क्या होगा? तो वुड स्प्रिट का फॉर्मूला होता है आपका मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल CH3OH। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला साथी क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा? तो बोलेंगे CHCl3। Cl3 मतलब ट्राइक्लोरो, CH मैथेन, तो ये क्या होता है? ट्राइक्लोरोमेथेन होता है, ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। CH3OH क्या हो गया? मैथिल अल्कोहल हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, फेरिक सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। मुझे बताओ MIC का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट? CH3NC होगा। क्या है ये? मिथाइल आइसोसाइनेट। किस संयंत्र से ये साथी रिस गई थी जरा बताएं? मिथाइल आइसोसाइनेट आपको साथी घटना पता होनी चाहिए। MIC का रिसाव कहाँ से हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी। कहाँ पर हुआ था? भोपाल में ये साथी हुआ था। ठीक है, आगे आएंगे। यूरिया में मौजूद तत्व क्या है? यूरिया में क्या क्या होता है जरा बताएंगे। तो इसके लिए आपको यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। NH2CONH2 क्या होता है? NH2CONH2, या हम कह सकते हैं NH2 का होल ट्वाइस CO। ये फॉर्मूला है किसका? आपका। तो इसमें क्या है? नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी। क्या है? एक फर्टिलाइजर है, एक खाद है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूरिया जो साथी होता है, यूरिया का जो साथी इसको सिंथेसाइज किया जाता है, इसका जो संश्लेषण होता है बॉडी में तो होता है लीवर के द्वारा। किसके द्वारा? लीवर के द्वारा होता है। और यूरिया में साथी आपका नाइट्रोजन कितने % होता है? गांव के बच्चे जानेंगे, जिन्होंने अपने घर में कभी तुमने यूरिया का छिड़काव किया होगा, खेत में कट्टे से खाद बिखेरा होगा, तो तुमको पता होगा कि यूरिया में कितना, लगभग 46% नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? 46.66 होता है एक्यूरेट। तो क्या होता है? और आपसे पूछ ले साथी इसमें, क्या कई बार पूछ ले कि नाइट्रोजन किस में होता है। आगे आएंगे। यूरिया सबसे अच्छा सोर्स है उसका। श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? श्वसन प्रक्रिया के दौरान साथी क्या होगा बताएंगे जी। क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और श्वसन प्रक्रिया जिसको साथी हम किस में रखते हैं? रिडक्शन में रखते हैं, अपचयन में रखते हैं। तो मुझे वायवीय श्वसन का एरोबिक साथी जो आपका श्वसन होता है उसका प्रक्रिया क्या होती है? C6H12O6। और क्या ग्रहण करते हैं हम? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, सबके 6 अणु। निकलेगा क्या श्वसन के बाद में? कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही आपका जल। और क्या निकलती है? एनर्जी। कितने किलो जूल एनर्जी निकलती है? तो आप बोलेंगे भैया 283 किलो जूल एनर्जी निकलती है। तो श्वसन में क्या निकल रहा है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। श्वसन में हम ग्रहण क्या करते हैं साथी? ऑक्सीजन। अब जो ये ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, ये कहाँ से ग्रहण करते हैं? वायुमंडल से। और वायुमंडल में जो साथी ऑक्सीजन हम लेते हैं वो कितनी होती है जरा बताएं? वायुमंडल से तो आप कहेंगे भैया नाइट्रोजन तो 78% होता है। फिर साथ ही भैया आपका ऑक्सीजन होता है लगभग 20%। 20% के बाद में, ऑक्सीजन के बाद में तीसरे नंबर पे कौन आता है? फिर आर्गन आता है। 0.03%, सॉरी 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 0.9% के करीब होती है। ठीक है, और फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, तो 0. साथी आपका 0.3 ये कार्बन हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लेते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं? अपने शरीर के लिए जो आवश्यक है उसको लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं।
4% प्रयोग करके बाकी छोड़ देते हैं। शिशुओं के जठर रस में उपस्थित रेनिन किसका पाचन करता है? बच्चों में होता है रेनिन, किस चीज को पचाने के लिए होता है? इसको ऑप्शन को छोड़ दीजिए, रेनिन क्या पचाता है ये बताएंगे भैया। बच्चों में क्या? आपका दूध के लिए, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के पाचन के लिए, तो क्या बोलेंगे भैया? प्रोटीन का पाचन करने के लिए काम में आता है। जैसे साथी आपका लार में मिलता है लाइपेज, क्या मिलता है? लाइपेज जो होता है आपका, ये किसका पाचन करता है? क्या बोलेंगे? लाइपेज जो होता है ये किसका पाचन करता है? आप बोलेंगे जो इंटेस्टाइन में फैट है, आंत में जो वसा है, आंत में जो वसा होती है उस वसा का पाचन ये करता है। ठीक है। एमाइलेज किसका पाचन करता है? एमाइलेज, एमाइलेज किसका पाचन करता है? तो आप बोलेंगे भैया एमाइलेज जो है आपका, एमाइलेज किसका पाचन करता है? वो स्टार्च को, स्टार्च जो होता है, मंड जो होता है, उसको ग्लूकोज में, क्या बोलेंगे? उसको शर्करा में बदल देता है, उसको शर्करा में बदल जाता है। जैसे आपका ट्राइप्सिन होता है साथी, क्या बोलेंगे? जैसे भैया आपका ट्राइप्सिन होता है, इसका क्या कार्य है ट्राइप्सिन का? तो क्या बोलेंगे? ये आपका जो ट्राइप्सिन होता है, सॉरी, ट्राइप्सिन होता है आपका, ये क्या कार्य करता है? तो इसका कार्य है साथी प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ना। क्या बोलेंगे? प्रोटीन को एमिनो एसिड में कौन तोड़ता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ने का काम करता है। एमिनो एसिड में तोड़ता है कौन? आपका ट्राइप्सिन तोड़ता है। ठीक है। और ये सब क्या है? एंजाइम है। एंजाइम क्या करते हैं साथी? किसी भी क्रिया की दर को बढ़ाते हैं। ठीक है। आगे आएंगे, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? हार्दिक सिंह को? जी हाँ। सलीमा टेटे को? जी हाँ। दोनों को चुना गया है। क्या बोलेंगे? दोनों को चुना गया है हाल ही के अवार्ड्स में। एक तो साथी इरेस्मस अवार्ड भी मत भूलना। ठीक है, ये तो हो गया हॉकी इंडिया अवार्ड। और इरेस्मस अवार्ड की अगर हम बात करें 2024 में किसको मिला है? तो ये मिला है अमिताभ घोष को। क्या कुछ साथी मुझे बता सकते हैं अमिताभ घोष जी की कौन सी रचना बहुत प्रसिद्ध है? तो बोलेंगे द शैडो लाइन। उसके लिए उनको ज्ञानपीठ भी मिला है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला? क्या बोलोगे? मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला? क्या बोलेंगे? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये किसको मिला है इस बार? तो आप बोलेंगे नीता अंबानी को भैया मिला है। किसको मिला है? नीता अंबानी को मिला है। ठीक है, नीता अंबानी को मिला है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया? परमवीर चक्र उद्यान कहां पर? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो आपका आंसर आना चाहिए साथी क्या? तमिलनाडु। क्या बोलेंगे? तमिलनाडु। निंगल नालामा योजना कहां पर चली है? क्या पूछेगा? निंगल नालामा योजना साथी, निंगल नालामा जो आपका स्कीम है वो कहां पर लॉन्च हुई है, कहां पर शुरू हुई है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु में शुरू हुई है। परिसीमन के खिलाफ कौन प्रस्ताव लेकर के आया साथी? परिसीमन के खिलाफ, किस चीज के परिसीमन के खिलाफ? देश में क्या मुहिम चल रही थी आपका? वन नेशन वन टैक्स, सॉरी, वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ लेके आया। वन नेशन वन इलेक्शन, क्या बोलेंगे? एक देश एक चुनाव के खिलाफ ये परिसीमन लेकर के आया। यहीं पर साथी एक सर्वे शुरू हुआ है किसका? नीलगिरी तहर। क्या बोलेंगे? ये नीलगाय के जैसा एक साथी जीव होता है। नीलगिरी तहर का जो सर्वे है वो किस राज्य में शुरू हुआ? तो आप बोलेंगे भैया तमिलनाडु में शुरू हुआ। आपसे पूछे मना मदुरई, क्या बोलेंगे? मना मदुरई, मदुरई वैसे भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये मनु मदुरई साथी जो पॉटरी है उसको जीआई टैग मिला है। वो कहाँ की पूछी जाएगी आपसे? तो आप बोलेंगे भैया वो आपका तमिलनाडु की है। एक साथी आपका पुदुमई पेन योजना पूछी जाएगी। पुदुमई पेन योजना, इसका संबंध किससे है? तो क्या बोलेंगे? ये एक छात्रवृत्ति योजना है जिसमें बच्चों को क्या दी जाएगी? स्कॉलरशिप दी जाएगी। छात्रवृत्ति योजना का संबंध किससे है? तमिलनाडु से है। किससे है? तमिलनाडु से साथी है आपका। नेक्स्ट, हाल ही में चीन ने किस प्रदेश के 30 स्थानों के नाम बदले हैं? किस प्रदेश के? बोलेंगे फटाफट से। आगे आएंगे, आगे दिखाएंगे ऊपर क्या हो गया। क्या पूछ रहे हैं यार? मैं भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप कुछ बच्चे अभी भी कह रहे हैं क्वेश्चन एक में माघ कृष्ण किया। अभी मैं देख लेता हूं, फिर से देख लेगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट, बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैं समझना होगा। मैंने अभी देखने का प्रयास भी किया था, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं आप। अरुणाचल प्रदेश, क्या बोलेंगे?
अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर 100% घरेलू नल जल कनेक्शन है। घरेलू क्या बोलेंगे, नल जल कनेक्शन कहाँ पर हुए हैं, नल जल कनेक्शन ये कहाँ पर हुए हैं आपका, क्या बोलेंगे, 100% ये अरुणाचल प्रदेश में हुए हैं। तवांगचू टाइड्स चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है, तवांगचू टाइड्स चैंपियनशिप ये कहाँ पर आयोजित हुई है अभी, तो आप बोलेंगे भैया अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। सेला सुरंग बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना, सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो सेला सुरंग आपका कहाँ पर, तवांग जिले में, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तवांग जिले में, ठीक है। सेला सुरंग। म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई, म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति खोजी गई है साथी, ये नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है, म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति, तो क्या बोलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है, क्या बोलेंगे, भारत की पहली जूरी सदस्य बनी है, बिल्किस मीर। तो कौन बन गई हैं, बिल्किस मीर बन गई हैं। पेरिस ओलंपिक साथी किस वर्ष होंगे जरा बताएंगे, तो आप बोलेंगे 2024 में भैया ये आयोजित होंगे। और भारत की तरफ से साथी जो ध्वजवाहक रहेंगे वो कौन रहेंगे, ध्वजवाहक रहेंगे आपका, क्या बोलेंगे, शरथ अंचत कमल रहेंगे भैया, क्या बोलेंगे, शरथ कमल रहे हैं आपका, शरथ कमल रहेंगे आपका 2024 में, ठीक है। और ध्वजवाहक साथी क्या बोलेंगे, ध्वजवाहक कौन रहे, सॉरी ध्वजवाहक बोल रहा हूँ, ध्वजवाहक नहीं आपका, यहीं पर साथी सेफ डे मिशन के लिए किसको चुना गया है, सेफ डे मिशन, पेरिस ओलंपिक के लिए जो सेफ डे मिशन है उसको किसको चुना गया है, मैरी कॉम को चुना गया है। किसको, मैरी कॉम को भैया चुना गया है, गलती नहीं करनी है, किसको, मैरी कॉम को। क्या आप मुझे बता सकते हैं जो पेरिस में अभी ओलंपिक होने जा रहे हैं, इनका साथी जो वाक्य रहेगा, जो मोटो रहेगा, सेंटेंस रहेगा, वो क्या रहेगा, मेड फॉर, क्या बोलेंगे, मेड फॉर शेयरिंग रहेगा, क्या बोलेंगे, मेड फॉर शेयरिंग रहेगा, ठीक है, मेड फॉर शेयरिंग रहेगा। अभी हम पहले को देख लेते हैं और फिर आपको होमवर्क दे देते हैं। कोई बच्चों का 1-2 बार क्वेश्चन आया, मैंने अभी देखने की कोशिश भी की थी, शायद मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हैं, एक बार बताना सारे साथी। यहाँ पर क्वेश्चन था पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है, ठीक है, तो माघ कृष्ण पक्ष की आपका चतुर्दशी, ठीक है। आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे ये दिखाएं। भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, महाशिवरात्रि 14वें दिन मनाई जाती है। और आह, आप ये कह रहे होंगे कि देखो महाशिवरात्रि 2 बार मनाई जा सकती है साथी, या तो माघ में मनाई जा सकती है या फागुन में, माघ या फागुन में मनाई जा सकती है। मैं समझ गया आपका कंसर्न क्या है, माघ या फागुन में मनाई जाएगी, लेकिन साथ ही कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होनी चाहिए। और किसी विकल्प में आप अगर आप ऑप्शन 4 को देख के फागुन से कंफ्यूज हो, क्योंकि शायद मैंने आपको पहले कभी फागुन बता दिया होगा, माघ और फागुन दोनों में मनती है, वो फागुन भी ठीक है, माघ भी ठीक है, लेकिन कृष्ण पक्ष की साथी चतुर्दशी 14वीं डेट होनी चाहिए। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे होंगे, क्या होना चाहिए, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होनी चाहिए। बात क्लियर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो कोई दिक्कत नहीं, माघ में और फागुन में दोनों में मनाई जा सकती है, लेकिन क्या डेट कौन सी होनी चाहिए, 14th डेट को मनेगी, 14 को होनी चाहिए। अब जैसे इसने फागुन दे दिया तो आपने बहुत सारों ने फागुन रट रखा होगा, ये नहीं याद किया होगा किसी ने कि चतुर्दशी भी है, ठीक है, तो एकादशी नहीं, एकादशी को मन ही नहीं सकती, 11वां दिन होता है वो। अब बुद्धू हो, थोड़ा खुद भी रिसर्च कर लिया करो। मैं कितनी बार कहता हूँ कि भाई कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर चीज़ें, थोड़ा बी ए रिसर्चर, मेहनत करना सीखो थोड़ा सा, है ना, मेहनत करनी है थोड़ी सी, वो खुद ही जान जाओगे अगर जानना है, नहीं जानना है तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है। पेरिस ओलंपिक कौन से क्रम के ओलंपिक गेम्स होंगे, ये आपका आज का होमवर्क है। सारे साथियों से उम्मीद करूंगा कि वो इसका आंसर लिखेंगे, और फिर वही बात आएगी कि ये भी बाहर नहीं करोगे, आज कुछ तुम्हें शानदार सा सुनाते, जबरदस्त सा, ठीक है। बी क्या बोलते हैं उसको, एनर्जेटिक, ऊर्जावान होना और सुनना, बहुत दिन पहले सुनाया था फिर सुनाते। ये संभव हो सकता है, ये संभव हो सकता है कि सूरज पश्चिम में उग जाएगा, यह भी संभव हो सकता है कि धरती पर वृक्ष स्वयं अपने फल खा जाएगा, यह भी संभव हो सकता है कि जल अपनी शीतलता त्यागे,
यह भी संभव हो सकता है कि क्षत्रिय युद्ध छोड़ रण से भागे। यह भी संभव हो सकता है कि महादेव यहां विष छोड़ अमृत चुन ले। यह भी संभव हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल की 100 गाली सुन ले। मैं परशुराम का शिष्य कर्ण, गंगा भी मुझको बहा नहीं सकती। तीनों लोक और 10 दिशाएं मुझको हिला नहीं सकती। भेद दे सूर्य को पार्थ का वो तीर प्रचंड हूं। अग्नि की मैं लौ नहीं, वीरता की ज्योत अखंड हूं। मृत्यु जो हारा नहीं, योद्धा वो अभिमन्यु। योद्धा वो अनन्य हूं। हाँ मैं पार्थ पुत्र हूं, हाँ मैं अभिमन्यु हूं। तो ये वाला करेज होना चाहिए कि भैया अगर जुड़े हैं, दम अगर हम लगाएंगे तो हमसे आगे इस मैदान में कोई नहीं डटेगा। कोई दूसरा नहीं हो सकता जो आपका स्थान ले सकता है, अगर आप सच में उससे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। जो मेहनत करेगा स्थान उसको मिलेगा। और उस सब के लिए चाहिए साथी हौसला। मैं हमेशा चाहूंगा कि आप हौसले से कभी कमजोर ना हो, स्थिति कुछ भी हो, तने रहिए, डटे रहिए और लड़ते रहिए। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। मिलते हैं कल। थैंक यू, नमस्ते, सबको बहुत सारा प्यार।